नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले ऐप कहानी पर चले। अध्याय 61 साइड क्वेस्ट भाग 3 एक नया जीवन। 31 दिसंबर 2023। समय रात के 11:59। एरियन बाहर आओ, ये शुरू हो रहा है। मायरा ने ऊंची आवाज में पुकारा, जिससे एरियन अपने बेडरूम से निकलकर अपने घर से बाहर चला गया। बाहर लोग अपने प्लास्टिक की तुरही बजा रहे थे, रसोई के बर्तन पटक रहे थे और अपनी मोटरसाइकिलों की गति बढ़ा रहे थे। उनके खुले पाइप एग्जॉस्ट नए साल के स्वागत की आवाजों के शोर में और इजाफा कर रहे थे। हवा उत्सुकता से भरी हुई थी और जश्न के शोर से भरी हुई थी, क्योंकि समुदाय पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल का स्वागत करने के लिए एक साथ आया था। एरियन अपनी मां के साथ बरामदे में आ गया, जहां वह चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए खड़ी होकर उत्सव देख रही थी। वह भी उत्साह और एकता की भावना में डूबा हुआ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उनके आसपास पड़ोसी एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी आवाजें रात के आसमान को रोशन करने वाली आतिशबाजी की आवाजों के साथ मिल रही थीं। क्षितिज रंगों से जगमगा रहा था। लाल, नीले और हरे रंग के धमाके अंधेरे को रोशन कर रहे थे। हर धमाका पिछले वाले से ज्यादा शानदार था। बच्चे फुलझड़ियां लेकर इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे और रात में चमकती हवा में आकृतियां बना रहे थे। मायरा ने एरियन को एक छोटा सा हॉर्न दिया और उल्टी गिनती शुरू होते ही दोनों ने मिलकर उसमें फूंक मारी। 10, 9, 8। वे अपने आसपास की आवाजों के साथ शामिल हो गए। प्रत्येक घटती संख्या के साथ उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। 3, 2, 1। नया साल मुबारक। आस पड़ोस में जयकारे और तालियां गूंज उठीं। आसमान अब चकाचौंध भरी आतिशबाजी से जगमगा रहा था और आवाजें 2024 के आगमन के लिए तालियों की गड़गड़ाहट जैसी गूंज रही थी। एरियन अपनी मां की ओर देखने के लिए मुड़ा। नया साल मुबारक हो मां। नया साल मुबारक हो एरियन, मायरा ने जवाब दिया और फिर उसके माथे पर एक चुंबन दिया। हम इस साल पर अपना दावा करेंगे मां। हम उन सभी को जिन्होंने हमें छोड़ दिया और हमें छोड़ दिया, अपने फैसलों पर पछतावा कराएंगे। ये साल हमारा साल होगा, एरियन ने आगे कहा। मायरा ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी वही दृढ़ संकल्प था। हाँ, हम करेंगे। हम इतनी दूर आ गए हैं और आगे भी बढ़ेंगे, साथ मिलकर। जैसे जैसे आतिशबाजी का शो कम होने लगा, भीड़ का उत्साह गर्मजोशी से गले मिलने और नए साल की उम्मीदों पर बातचीत में बदल गया। एरियन और मायरा थोड़ी देर और बाहर रुके और सामुदायिक उत्साह और नए साल की शुरुआत की नई शुरुआत का आनंद लेते रहे। अंततः वे वापस अंदर चले गए और उस अवसर के लिए तैयार किया गया भोजन खाया। 3 जनवरी 2024। जब एरियन ऑनलाइन संसाधनों को पढ़कर महारत हासिल कर रहा था, तो उसके ईमेल में एक घंटी बजी, जिसने उसे सूचित किया कि एक नया ईमेल आया है। एरियन ने पढ़ना रोककर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नोटिफिकेशन पर क्लिक किया। ईमेल दरअसल उनके प्रोफेसर मिस्टर डेलगाडो का था। विषय पंक्ति में लिखा था, बधाई हो और निदेशक मंडल के साथ आगामी बैठक। उत्सुकता और थोड़ी आशंका के साथ एरियन ने ईमेल खोला। से प्रोफेसर जोनाथन डेलगाडो, प्रति एरियन राजवाट। विषय बधाई और निदेशक मंडल के साथ आगामी बैठक। प्रिय एरियन, मुझे आशा है कि यह संदेश आपको कुशल मंगल और आपके प्रयासों में सफलता दिलाएगा। मुझे आज आपको ये लिखते हुए बहुत खुशी हो रही है, न केवल आपके प्रोफेसर के रूप में, बल्कि आपके द्वारा चुने गए अभिनव मार्ग के प्रशंसक के रूप में भी। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आपके हालिया आविष्कार ने न केवल आपके साथियों और संकाय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि विश्वविद्यालय के निदेशक मंडल को भी गहराई से प्रभावित किया है। ऊर्जा उपभोग और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने की आपकी क्षमता वाकई उल्लेखनीय है। बदलाव लाने के लिए आपका समर्पण, रचनात्मकता और प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है और विश्वविद्यालय में हमारे प्रयासों के सार को दर्शाती है। बोर्ड आपके आविष्कार पर विस्तार से चर्चा करने और विश्वविद्यालय द्वारा आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में सहयोग देने के तरीकों पर विचार करने के लिए उत्सुक है। वे और मैं भी यही मानते हैं कि आपके काम में हमारे समाज को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाने और एक अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता है। इसलिए बोर्ड ने अगले हफ्ते सोमवार को आपसे मिलने का अनुरोध किया है। यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर होगा, क्योंकि आपको मान्यता और संभवतः बड़े पुरस्कार मिल सकते हैं। कृपया मुझे प्रस्तावित तिथि पर अपनी उपलब्धता बताएं, ताकि मैं बोर्ड के सदस्यों के साथ समन्वय कर सकूं और बैठक की विस्तृत जानकारी तय कर सकूं। एक बार फिर आपकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई हो। तो फिलीपींस टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का निदेशक मंडल मुझसे भी मिलना चाहता है ना?
एरियन ने सोचा। रात के 9:08। एरियन ने एक जवाब तैयार किया जिसमें लिखा था कि वह प्रस्तावित तिथि पर उपलब्ध रहेंगे और इस पहचान और अवसर के लिए आभार व्यक्त किया। जवाब भेजने के बाद एरियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था उससे संतुष्ट थे। धन्यवाद देवी, मुझे ये सिस्टम देने के लिए। जैसे ही वह देवी को धन्यवाद दे रहे थे, वह पेज जिसे वह क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी खबरें पाने के लिए फॉलो कर रहे थे बज उठा। एरियन ने टैब खोला और फिर खबर पढ़ी। शीर्षक, सुरक्षा कमजोरियों पर बढ़ती चिंताओं के बीच क्रिप्टो बाजारों में अभूतपूर्व अस्थिरता। सामग्री, एक चौंकाने वाली घटना में जिसने निवेशकों और विश्लेषकों को जवाब खोजने के लिए मशक्कत करने पर मजबूर कर दिया है। क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में दिन भर भारी उतार चढ़ाव और अभूतपूर्व अस्थिरता देखी गई। इस गुरुवार को बिटकॉइन और एथेरियम सहित प्रमुख डिजिटल मुद्राओं के मूल्य में कुछ ही घंटों में 15% तक की भारी गिरावट देखी गई। हालांकि बाद में दिन में आंशिक रूप से सुधार हुआ। बाजार में अचानक आए इस उतार चढ़ाव ने डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म्स में संभावित अंतर्निहित कमजोरियों को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। सूत्रों ने कई विकेंद्रीकृत वित्त डेफी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा उल्लंघनों की एक श्रृंखला की ओर इशारा किया है, जो मामूली लेकिन चिंताजनक है। हालांकि इन उल्लंघनों को नियंत्रित कर लिया गया है और कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये डिजिटल वित्त के तेजी से विस्तार से जुड़े बढ़ते जोखिमों को रेखांकित करते हैं। उद्योग विशेषज्ञ तेजी से जटिल होते साइबर खतरों से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस अस्थिरता ने डिजिटल मुद्राओं के नियमन को लेकर बहस को फिर से हवा दे दी है। नियामकों पर उभरते क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और निवेशकों को संभावित बाजार हेरफेर और सुरक्षा जोखिमों से बचाने के बीच संतुलन बनाने का दबाव है। आज के बाजार में उथल पुथल के बावजूद लंबी अवधि के क्रिप्टोकरेंसी उत्साही लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इस गिरावट को खरीदारी का एक मौका मान रहे हैं। हालांकि इस घटना ने निस्संदेह कुछ निवेशकों, खासकर डिजिटल वित्त क्षेत्र में नए निवेशकों के बीच संदेह के बीज बो दिए हैं। जैसे जैसे स्थिति विकसित होती है, सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि डिजिटल एसेट एक्सचेंज और डीफाई प्लेटफॉर्म इन सुरक्षा चुनौतियों का कैसे जवाब देते हैं और क्या नियामक निकाय क्रिप्टो बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से नए उपाय पेश करेंगे। ओह, शुरू हो रहा है ना, एरियन ने फिर सोचा। उसने क्रिप्टो बाजार के 2024 में गिरने की भविष्यवाणी करते हुए दांव लगाया था और यही इसके गिरने का पहला संकेत है। अध्याय 62 साइड क्वेस्ट लगभग पूरा हो गया। 5 जनवरी 2024 की सुबह एरियन ने खुद को क्यूजोन सिटी के ईस्ट एवेन्यू स्थित भूमि परिवहन कार्यालय (LTO) के सामने खड़ा पाया। इमारत बहुत ही भव्य थी और उसकी विशाल संरचना उसके द्वार पर सुबह जल्दी उठने वालों की कतारों को बौना बना रही थी। एरियन, जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए छात्र परमिट के लिए आवेदन करने वहां गया था, ने इमारत के बाहरी हिस्से को देखा और उसके व्यस्त प्रवेश द्वार पर ध्यान दिया। जैसे ही वह मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, एक आदमी सुबह की परछाइयों से अलग होकर आया। उसका आना सहज लेकिन सोच समझकर था। सुप्रभात महोदय, क्या आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने आए हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने? उसने पूछा। उनका स्वर मधुर और अभ्यासपूर्ण था, जो प्रक्रिया से परिचित होने का संकेत देता था। एरियन थोड़ा रुका, इस अनचाहे प्रस्ताव से थोड़ा सा घबराया। मैं यहाँ छात्र परमिट के लिए आवेदन करने आया हूँ, उसने तटस्थ स्वर में जवाब दिया। उस आदमी ने सिर हिलाया, थोड़ा झुककर, अपनी आवाज धीमी करते हुए मानो कोई गोपनीय राज बता रहा हो। अच्छा, स्टूडेंट परमिट, समझ गया। पता है, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे कुछ अंदरूनी लोग हैं जो इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। आम औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं, आपके लिए सीधे एक गैर पेशेवर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। एरियन की शुरुआती झिझक के बावजूद उत्सुकता बढ़ गई। और इस शीघ्र सेवा की कीमत क्या है? उसने पूछा, उसके स्वर में संदेह की झलक थी। आपके लिए महोदय, कुल 15,000 पेसो। इसमें सब कुछ शामिल है और मेरे संपर्कों के साथ लागत भी बांट दी जाएगी। यह एक आसान प्रक्रिया है, उस आदमी ने आश्वासन दिया। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही अभ्यासी थी। एरियन ने क्षण भर के लिए प्रस्ताव पर विचार किया। प्रस्तावित प्रक्रिया की सरलता उसकी आंतरिक सावधानी से जूझ रही थी। 15,000 पेसो और मैं सभी मानक प्रक्रियाओं को छोड़ दूं। मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि लाइसेंस नकली नहीं होगा? नकली? वह आदमी एक पल के लिए सचमुच नाराज सा लगा। साहब, हम सिर्फ असली सेवाएं ही देते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये सबसे अच्छा होगा यदि मैं TO के शीर्ष अधिकारियों से बात करूं। इस तरह मैं स्वयं को आश्वस्त कर सकूंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना वास्तविक है। तुम शीर्ष अधिकारियों से बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो, नौजवान? उस आदमी ने फिर हास्यास्पद ढंग से कहा।
हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इसलिए मैं अभी उस इमारत के अंदर जा रहा हूँ। जब एरियन ने ऐसा किया तो मुख्य द्वार पर गार्ड ने उसे रोक लिया। उफ, आपको वहां लाइन में लगना होगा, महोदय, गार्ड ने इमारत के किनारे लगी लंबी कतार की ओर उंगली उठाते हुए कहा। ये कतार कोने तक फैली हुई थी, जिसमें अलग अलग उम्र के लोग खड़े थे। सभी एलटीओ में प्रवेश के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक से मिलने आया हूँ। उन्हें बताना है कि मुझे कुछ जरूरी बताना है, और यह भी कि वे मुझे मना नहीं कर पाएंगे, वरना। एरियन की बात रुक गई। उसे लगा कि गार्ड को बताने से बात आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए उसने अपना फोन उठाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक का नंबर डायल किया। फोन आने तक कई बार घंटी बजी। हेलो, ये कौन है? लाइन के दूसरे छोर से आदमी ने पूछा। सुप्रभात, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ। मैं मुख्य कार्यालय से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आपसे संपर्क करना इसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका होगा। इस दिन से पहले एरियन ने जल्द से जल्द अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए फिक्से के पास जाने का फैसला किया था। हालांकि उसे ये भी एहसास हुआ कि लाइसेंस बनवाने का एक और तेज तरीका भी है, और वह है एलटीओ के एक शीर्ष अधिकारी का। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक का नाम रोड्रिगो मुनोज है। मेरे पास इस बकवास के लिए समय नहीं है, आप बेहतर होगा कि फोन काट दे, वरना अगर तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मैं 17 अप्रैल 2023 को जो हुआ उसे सबके सामने बता दूंगा। 5 लाख पेसो, लोकेशन टॉमस मोराटो। उनके बीच एक पल का सन्नाटा छा गया और वह रोड्रिगो की भारी सांसें सुन सकता था। यहां आने से पहले वह निर्देशक के बारे में खोजबीन कर रहा था। एरियन को एक खास तौर पर खतरनाक राज का पता चला। वह था मुनोज का एक ऐसी योजना में शामिल होना जिसमें धोखाधड़ी से उन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते थे जिन्होंने जरूरी टेस्ट पास नहीं किए थे। मुनोज ने कुछ अमीर लोगों के साथ एक गुप्त बैठक की व्यवस्था की थी, जो अपने बेटों और रिश्तेदारों के लिए बिना किसी परीक्षा के झंझट के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते थे। इसके बदले में उन्हें कुल 5 मिलियन पेसो की भारी रिश्वत दी गई, जिसे बाद में चुप रहने के लिए पैसे के तौर पर बांटा गया। ठीक है, तुम कहाँ हो? रोड्रिगो ने पूछा। मैं ईस्ट एवेन्यू स्थित मुख्य कार्यालय में हूँ। ध्यान रहे कि मैं संदिग्ध न लगूं। मैं लाइन में लग जाऊंगा और अपनी बारी का इंतजार करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचूंगा मैं आपके कार्यालय जाना चाहूंगा। मेरे पास एलटीओ में कुछ अनियमितताओं के बारे में सबूत हैं, जिनके बारे में मुझे लगता है कि आप उन्हें संबोधित करना चाहेंगे। रोड्रिगो की ओर से कुछ देर तक हिचकिचाहट रही, फिर उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें अपने कार्यालय में मिलूंगा। कोई तमाशा मत बनाओ। ये कहते हुए एरियन ने फोन रख दिया। उसे एक उपलब्धि का एहसास हुआ। उसने रोड्रिगो मुनोज के साथ मीटिंग में सफलतापूर्वक अपनी जगह बना ली थी और उसके पास सहयोग सुनिश्चित करने के लिए जरूरी ताकत भी थी। जैसे ही एरियन लाइन में लगा, उसका मन उत्सुकता से भर गया। वह जानता था कि रोड्रिगो से सीधे भिड़ना एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन वह यह एक ऐसा जुआ खेलने को तैयार था। उसके पास जो सबूत थे, उनके दम पर वह रोड्रिगो को मजबूर कर सकता था और बिना किसी लंबी नौकरशाही के, जैसे उसे 1 महीने तक इंतजार करना पड़ता, अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता था। आखिरकार एक लंबे अरसे के बाद एरियन लाइन में सबसे आगे पहुंच गया और उसे एलटीओ कार्यालय में प्रवेश मिल गया। चुपचाप वह कुछ साथियों के साथ भीड़ भाड़ वाले गलियारों से होते हुए रोड्रिगो के कार्यालय पहुंच गया। दरवाजा खटखटाते ही एरियन अंदर आया और उसने अडिग निश्चय के साथ रोड्रिगो की नजरों का सामना किया। बिना किसी भूमिका के उसने रोड्रिगो के सामने सारे सबूत रख दिए, उन अवैध लेन देन और भ्रष्टाचार का ब्यौरा दिया जिसने एलटीओ की ईमानदारी पर दाग लगा दिया था। रोड्रिगो के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने दस्तावेज देखे। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। साफ था कि एरियन के आरोपों ने उसे झकझोर दिया था। कुछ देर की तनावपूर्ण खामोशी के बाद रोड्रिगो ने हार मानकर अपनी आवाज में भारीपन भरते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? एरियन की नजरें सख्त हो गईं जब उसने अपनी मांगें स्पष्ट कर दी। मैं चाहता हूं कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी और देरी या उलझन के जल्दी बन जाए। मुझे अभी इसकी जरूरत है। यह नकली नहीं होना चाहिए, वरना मैं इसे सबके सामने ला दूंगा और तुम अपनी नौकरी छोड़ दोगे। ठीक है, मैं तुम्हें वो दे दूं जो तुम्हें चाहिए। तुम ये कैसे सुनिश्चित करोगे कि तुम ये जानकारी किसी को नहीं बताओगे? रोड्रिगो ने सावधानी से पूछा। अरे चिंता मत करो, अगर मैं आपकी बात पूरी होने के बाद इसे सार्वजनिक कर दूं तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। किसी रहस्य को गुप्त रखना बहुत आसान है, खासकर जब इसमें इतनी संवेदनशील बात शामिल हो। ठीक है, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहती हो। 3 घंटे बाद एरियन के पास कागज पर छपा हुआ उसका ड्राइविंग लाइसेंस था। हाँ, साइड क्वेस्ट लगभग पूरा हो गया है।
अध्याय 63 हार को आसानी से स्वीकार न करना। सोलर डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन के साथ एक फ्लोरोसेंट रोशनी वाले कार्यालय में सीईओ फ्रांसिस पेरल्टा अपनी विशाल मेज के पीछे बैठे थे और उनकी नजरें उनके चिकने वाइड स्क्रीन मॉनिटर पर शेयर बाजार के लाइव फीड पर टिकी थीं। ग्राफ की रेखाएं, जो मुख्यतः चिंताजनक लाल रंग की थीं, निरंतर गिरावट की कहानी बयां कर रही थीं, जो कंपनी के निवेशकों के गिरते आत्मविश्वास को दर्शाती थीं। इस बात का खुलासा हुए कई दिन बीत चुके थे कि सोलर डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन ने एरियन की अभिनव सौर पैनल तकनीक पर एक तकनीकी रिपोर्ट में हेराफेरी की थी, फिर भी इसके परिणाम अभी भी लगातार तीव्रता से सामने आ रहे थे। फ्रांसिस ने अपनी नाक रगड़ी, थकान और हताशा का एक भाव जो अब आम हो गया था। शेयर बाजार की लगातार गिरावट उनके नेतृत्व और कंपनी की ईमानदारी में कम होते भरोसे का एक दृश्य चित्रण थी। प्रमुख निवेशक, जो कभी सोलर डायनेमिक्स के नवीकरणीय ऊर्जा में क्रांति लाने के मिशन के कट्टर समर्थक थे, अब उनसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए फोन और ईमेल की बौछार कर रहे थे। सबसे बड़ा झटका एक प्रमुख निवेशक एंटोनेट से लगा, जिसके अपने बड़े निवेश को वापस लेने से कंपनी में हड़कंप मच गया था। अपनी मेज पर बिखरे कागजों से घिरे फ्रांसिस को संकट का बोझ अपने ऊपर भारी पड़ता महसूस हो रहा था। हर दस्तावेज, हर रिपोर्ट उस जोखिम की याद दिला रही थी जो उसने एरियन की सोलर पैनल रिपोर्ट को गलत साबित करने की इजाजत देकर उठाया था। एरियन की बढ़ती प्रतिष्ठा को कमजोर करने और बाजार में सोलर डायनेमिक्स की स्थिति मजबूत करने की कोशिश। इसके बजाय ये योजना बुरी तरह उलट गई, जिससे कंपनी की हर उपलब्धि और दावे पर संदेह के बादल छा गए। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। अत्यधिक हताशा के एक पल में उसने अपना हाथ मेज पर फिराया, जिससे कागज तूफान में पत्तों की तरह उड़ गए। रिपोर्ट, ग्राफ और निजी यादगार चीजें बिखरकर जमीन पर गिर गईं। वह अचानक खड़ा हो गया। कुर्सी पॉलिश किए हुए फर्श पर चरमरा रही थी और पिंजरे में बंद जानवर की तरह अपने दफ्तर में चहलकदमी करने लगा। बिना कुछ कहे उसने मेज से एक कॉफी मग उठाया और दीवार पर दे मारा। फ्रांसिस मेज पर धराशायी हो गया। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हल्की सी गड़गड़ाहट और उसकी अपनी उखड़ी हुई सांसों के अलावा। यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है, फ्रांसिस ने धीरे से दोहराया। ये सब मेरे साथ एरियन की वजह से हो रहा है। अगर वह न होता तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। अचानक कोई इमारत के अंदर दौड़ा। वह उसकी सेक्रेटरी थी। सर, क्या आप ठीक हैं? सचिव को मानो अपना जवाब मिल गया था, जो फ्रांसिस पेरल्टा के कार्यालय में प्रवेश करते ही उसकी आंखों के सामने आए अफरा तफरी से साफ जाहिर था। जमीन पर कागज बिखरे पड़े थे, दीवार से सटा एक टूटा हुआ मग टुकड़ों में पड़ा था और फ्रांसिस खुद भी बेचैनी से बेहाल लग रहे थे। मैं ठीक हूँ, फ्रांसिस किसी तरह कह पाए, हालांकि उनकी आवाज से उनके अंदर की उथल पुथल का अंदाजा हो रहा था। वह सीधे खड़े हुए अपनी भावनाओं और मौजूदा स्थिति पर कुछ हद तक नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज उम्मीद से ज्यादा तीखी थी। कुछ नहीं सर, मैंने अभी सुना है कि निदेशक मंडल ने एक आपात बैठक बुलाई है। सचिव ने फर्श पर पड़े मलबे पर सावधानी से कदम रखते हुए झिझकते हुए उन्हें बताया। वे कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने और निवेशकों की नाराजगी दूर करने की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांसिस सीधा हुआ। उसकी आंखों में एक तात्कालिकता की चिंगारी चमक उठी। यह मीटिंग कब है? उसने पूछा। उसके स्वर में अब एक नए उद्देश्य का भाव था। ये कल सुबह के लिए तय है। वे आपसे एक योजना प्रस्तुत करने की उम्मीद कर रहे हैं महोदय, उसने कहा। टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों और बिखरे हुए कागजों से बचते हुए वह मेज के करीब आ गई। फ्रांसिस ने सिर हिलाया। उसका दिमाग बोर्ड के सामने पेश करने के लिए संभावित रणनीतियों के बारे में सोच रहा था। शुक्रिया, उसने अब और शांत होकर कहा। कृपया कल के लिए कॉन्फ्रेंस रूम तैयार कर लीजिए। और उसने अस्त व्यस्त कार्यालय पर नजर डाली। किसी से इसे साफ करवा दीजिए। सचिव ने सिर हिलाया। फ्रांसिस को अपने संयम में आते देख राहत महसूस की और उसके निर्देशों का पालन करने के लिए तुरंत बाहर निकल गया। फिर से अकेले फ्रांसिस ने अपनी कुर्सी खिड़की की तरफ घुमाई और शहर के क्षितिज को निहारने लगा। इस समस्या को सुलझाने की कोई योजना है ना? यह मुश्किल होगा। एक दिन बाद फ्रांसिस निदेशक मंडल के साथ सम्मेलन कक्ष में थे। फ्रांसिस पॉलिश की हुई लकड़ी की मेज के सिरहाने खड़ा था। उसकी नजरें उसके आसपास बैठे बोर्ड के सदस्यों के कठोर चेहरों पर घूम रही थीं। वे एक मजबूत समूह थे, जिनमें से प्रत्येक की कंपनी की सफलता में अपनी अपनी हिस्सेदारी थी और इस संकट से निपटने के तरीके को लेकर अपनी अपनी उम्मीदें थीं। यहां आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कंपनी से जुड़ी हाल की घटनाओं ने हमारी प्रतिष्ठा और निवेशकों के विश्वास को काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे पास इस संकट से पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से उभरने का अवसर है।
हमारी पहली प्राथमिकता अपने निवेशकों और हितधारकों का विश्वास पुनः प्राप्त करना होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक त्रिआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता हूं। फ्रांसिस ने संकट के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना की सटीक रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव रखा, साथ ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए गलती स्वीकार करने और स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की रूपरेखा भी बताए। इसके अलावा उन्होंने प्रमुख हितधारकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का सुझाव दिया ताकि उन्हें कंपनी की नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता का आश्वासन मिल सके। जहां तक एरियन का सवाल है, फ्रांसिस ने दृढ़ता से कहा, हम उनकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक बड़ा मुआवजा देने की पेशकश कर सकते हैं। उन्होंने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाए और बारी बारी से बोर्ड के हर सदस्य से नजरें मिलाईं। यह आसान नहीं होगा और यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें और अपने मूल्यों पर अडिग रहें, तो मेरा मानना है कि हम विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और इस संकट से पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से उभर सकते हैं। बोर्ड के सदस्यों ने फ्रांसिस के प्रस्ताव पर विचार करते हुए एक पल के लिए मौन रखा। फिर एक एक करके उन्होंने सहमति में सिर हिलाना शुरू कर दिया और फ्रांसिस द्वारा बताई गई योजना की आवश्यकता को स्वीकार किया। बहुत अच्छा, बोर्ड के अध्यक्ष ने अंत में कहा, चलो काम शुरू करते हैं। इसके साथ ही निदेशक मंडल कमरे से बाहर जाने लगा तथा फ्रांसिस और उनके सचिव अकेले रह गए। सर, हम वही कर रहे हैं जो आपने सुझाया था, है ना? सीईओ के तौर पर हाँ, लेकिन निजी तौर पर। फ्रांसिस रुका और सिर हिलाया। नहीं, एरियन के बारे में क्या खबर है? अच्छा, मैंने सुना है कि उसने अपने सोलर पैनल के पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया है। ठीक है, इसे टाल दो, निषेधाज्ञा या कुछ भी दर्ज करा दो, लेकिन इसका पता हम तक मत पहुंचने दो। हम अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश में लगे हैं, इसलिए हम उसे और आगे बढ़ने नहीं दे सकते, फ्रांसिस ने दृढ़ता से कहा। उसका मन अगले कदमों पर विचार कर रहा था। सेक्रेटरी ने सिर हिलाया और टैबलेट पर नोट लिखते हुए बोली, समझ गई, सर। मैं अभी हमारी कानूनी टीम को बुलाती हूँ। अच्छा, फ्रांसिस ने दृढ़ता से कहा, और मुझे हर घटनाक्रम की जानकारी देते रहना। हम और कोई आश्चर्य बर्दाश्त नहीं कर सकते। अध्याय 64 निदेशक मंडल और एक समाचार। 8 जनवरी 2024 सोमवार। घड़ी ने सुबह के 8 बजाए और एरियन विश्वविद्यालय परिसर की ओर चल पड़ा। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में सेमेस्टर आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका था और परिसर अपेक्षाकृत शांत था, सिवाय 8 जनवरी से 15 जनवरी तक के उस खास समय के जो आगामी सेमेस्टर के लिए नामांकन के लिए समर्पित था। इस दौरान छात्र आमतौर पर धीरे धीरे आते थे, कुछ अपनी कक्षाओं की समय सारिणी की शुरुआत करने के लिए उत्सुक, तो कुछ सिर्फ कागजात पूरे करने या नए सत्र के लिए अपने पाठ्यक्रमों के भार के बारे में शैक्षणिक सलाहकारों से परामर्श करने। लेकिन एरियन यहाँ नामांकन के लिए नहीं आया था, अभी नहीं, बल्कि इसलिए आया था क्योंकि उसे अपने प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के निदेशक मंडल के साथ एक अपॉइंटमेंट लेना था। जैसे ही वह गेट के अंदर दाखिल हुआ, एक छात्र ने उसे पहचान लिया। अरे, क्या आप एरियन राजवाट नहीं हैं? आप वही हैं जो सोलर पैनल का आविष्कार करने और सोलर डायनेमिक्स को चुनौती देने के लिए मशहूर हैं। हाँ, यही तो वो आदमी है। हमें पता था कि वो भी इसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, एक और छात्र बोला, और जैसे ही और छात्र एरियन के आसपास इकट्ठा होने लगे, उनकी आंखों में जिज्ञासा और प्रशंसा साफ दिखाई देने लगी। एरियन के आविष्कार और सोलर डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन के खिलाफ उनके साहसिक रुख की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी, जिससे वो कैंपस में एक सेलिब्रिटी बन गए थे। एरियन अचानक मिले ध्यान से कुछ अचंभित होकर विनम्रता से सिर हिलाया। हाँ, मैं ही वह व्यक्ति हूँ, कृपया मुझे जगह दीजिए। छात्रों के बीच बढ़ते उत्साह और बातचीत के बीच एरियन की जगह मांगने की विनती बमुश्किल सुनाई दे रही थी। उसके चारों ओर भीड़ बढ़ती जा रही थी, हर कोई उस युवा आविष्कारक की एक झलक पाने, कोई सवाल पूछने या बस उसके पास जाने के लिए उत्सुक था जिसने एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को बहादुरी से चुनौती दी थी। मामला जल्द ही कैंपस में होने वाली सामान्य जिज्ञासा से बढ़कर एक छोटे मोटे तमाशे में बदल गया, जहां छात्र तस्वीरें लेने या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन निकालने लगे। एरियन, जो लगातार परेशान होता जा रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ घनी और अधिक थी। दूर से हो रहे शोरगुल को देखते हुए विश्वविद्यालय के 2 सुरक्षा गार्ड भीड़ के बीच से निकल आए। ठीक है, कृपया मिस्टर राजवाट को थोड़ी जगह दे दीजिए, एक गार्ड ने घोषणा की, उसकी आवाज अभ्यास के साथ शोर को चीरती हुई निकल रही थी। गार्डों की आवाज में अधिकार देखकर छात्र अनिच्छा से तितर बितर होने लगे।
उनका उत्साह अभी भी हवा में साफ झलक रहा था, लेकिन उनके शरीर अब एरियन के लिए रास्ता बनाने के लिए हिल रहे थे। उसके दोनों ओर खड़े गार्डों ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हम आपको आपकी मीटिंग तक ले चलेंगे, महोदय। ऐसा लगता है कि आपने काफी ध्यान आकर्षित कर लिया है, दूसरे गार्ड ने अपनी आवाज में थोड़ी सी प्रसन्नता के साथ कहा। एरियन ने कृतज्ञता भरी मुस्कान दी। गार्ड्स के कुशल हस्तक्षेप के बाद उसकी पहले वाली बेचैनी गायब हो गई। शुक्रिया, मैं इसकी कद्र करता हूँ। यह मेरी आदत से थोड़ा ज्यादा ध्यान है। उसने अपना बैग ठीक करते हुए गार्ड्स के पीछे जाने की तैयारी करते हुए स्वीकार किया। जैसे ही वे उसे प्रशासनिक भवन की ओर ले गए, छात्रों की फुसफुसाहटें और फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर अपेक्षाकृत शांत वातावरण में पहुंचकर एरियन ने फिर से गार्डों का शुक्रिया अदा किया। एक बार फिर धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि बाकी दिन आप दोनों के लिए थोड़ा शांत रहेगा, उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। गार्डों के इशारे और पीछे पीछे आ रहे कुछ छात्रों को आदरपूर्वक हाथ हिलाकर एरियन ने इमारत में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसके प्रोफेसर मिस्टर डेल्गाडो ने उसका स्वागत किया। एरियन, तुमने वहां एक छोटा सा दृश्य पैदा कर दिया है, डेल्गाडो ने टिप्पणी की। यह कोई मामूली बात नहीं थी, एरियन ने प्रशासनिक भवन में बाहर की अराजकता के बाद अचानक आए शांति को समायोजित करते हुए बुदबुदाया। मिस्टर डेल्गाडो ने हल्के से ठहाका लगाया और एरियन को गलियारे से नीचे एक बड़े ओक के पैनल वाले दरवाजे की ओर ले गए। खैर, आपने निश्चित रूप से एक प्रभाव डाला है, न केवल बाहर बल्कि विश्वविद्यालय के उच्च स्तर पर भी। निदेशक मंडल आपसे मिलने के लिए उत्सुक है और वे आसानी से मिलने वाले लोग नहीं हैं। दरवाजे पर पहुंचकर मिस्टर डेल्गाडो एरियन के कंधे पर हाथ रखते हुए रुके। याद रखना एरियन, कोई इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि ये तो बस एक छात्र के तौर पर तुम्हारे काम को मान्यता देने का काम है। अब जब भी तुम तैयार हो, हम अंदर आ सकते हैं। मैं तैयार हूं, एरियन ने जवाब दिया। श्री डेल्गाडो ने सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर एक विशाल सम्मेलन कक्ष खोला, जहां विश्वविद्यालय का निदेशक मंडल प्रतीक्षा कर रहा था। एक बड़ी अंडाकार मेज के चारों ओर बैठे बोर्ड के सदस्यों ने एरियन के प्रवेश करते ही उसकी ओर ध्यान दिया। एरियन के बैठते ही श्री डेल्गाडो ने औपचारिक रूप से उनका बोर्ड से परिचय कराया। देवियों और सज्जनों, मैं एरियन राजवाट हूं, वह छात्र जो उस अभिनव सौर पैनल तकनीक का निर्माण कर रहा है जिसकी संभावना दुनिया भर में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हर सौर पैनल की जगह लेने की है। बोर्ड के सदस्यों ने सिर हिलाया तथा कुछ ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराहट दी। श्री राजवाट, हमने आपके काम और नवीकरणीय ऊर्जा के भविष्य पर इसके प्रभावों के बारे में बहुत कुछ सुना है। हम आपके साहस और नवाचार के प्रति आपके समर्पण की सराहना करते हैं। विश्वविद्यालय को आप जैसे छात्रों पर गर्व है जो न केवल अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि वास्तविक दुनिया में भी प्रभाव डाल रहे हैं। इसीलिए हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आपके कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान आपकी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त हम आपको 500,000 पैसों का आर्थिक मुआवजा देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं, एरियन ने शर्म से अपना सिर रगड़ते हुए हंसते हुए कहा। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई न कोई पेंच जरूर है ना? हाँ, एक बात तो है कि आप इस विश्वविद्यालय को धन्यवाद दें जिसने आपको सौर पैनल का आविष्कार करने में सक्षम बनाया। बोर्ड निदेशक के ये शब्द कहते ही एरियन समझ गया। वे उसके आविष्कार से जुड़कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं। वित्तीय और शैक्षणिक सहायता को देखते हुए जो वे दे रहे थे, यह एक उचित समझौता था। आखिरकार जब तक उसे वेतन मिल रहा है। जरूर, एरियन ने इस व्यवस्था में आपसी लाभ देखते हुए सहमति जताई। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बोर्ड के सदस्य उसके जवाब से खुश दिखे। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और राहत महसूस की कि उनका नया प्रतिभाशाली व्यक्ति सहयोग कर रहा है। बैठक की औपचारिकताएं पूरी करते हुए बोर्ड के एक सदस्य ने कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताएं। हम आपकी और आपकी परियोजनाओं की हर संभव मदद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। एरियन, जो अभी भी घटनाक्रम पर कुछ हद तक अविश्वास में थे, ने बोर्ड के सदस्यों को उनके उदार समर्थन और आश्वासन के लिए धन्यवाद दिया। मैं इस अवसर और आपके द्वारा मुझ पर रखे गए विश्वास की सराहना करता हूं। मैं आपको निराश न करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ ही एरियन श्री डेल्गाडो के साथ सम्मेलन कक्ष से बाहर चले गए। डेल्गाडो ने कहा, चूंकि अब आपकी ट्यूशन फीस स्कूल द्वारा प्रायोजित है, इसलिए आपको नामांकन के लिए बाकियों की तरह लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी अपना शेड्यूल बदल सकते हैं। मैं इसका ध्यान रखूंगा। एरियन रुक गया क्योंकि उसने देखा कि उसका फोन वाइब्रेट हो रहा है। कोई कॉल थी, नाम नहीं, बस एक अनजान नंबर था। उत्सुकतावश एरियन ने फोन उठाया। मैं एरियन राजवाट बोल रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं?
मैं पेटेंट अधिकारी हूं जिनसे आपने अपने पेटेंट आवेदन के बारे में बात की थी। खैर, लगता है कोई समस्या है। किस प्रकार? कोई व्यक्ति आपके पेटेंट आवेदन का विरोध कर रहा है, ये दावा करते हुए कि उनके पास आपके आवेदन से पहले का कोई दस्तावेज है। हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी कि आप अपने दावे का बचाव किस प्रकार करना चाहते हैं। क्या बकवास है। अध्याय 65 मुझसे फिर मुकाबला कर रहे हो। वाह वाह, रुको, कोई मेरे सोलर पैनल पर सवाल उठा रहा है। ये तो बेतुका है। ये कौन है? एरियन की आवाज में अविश्वास और निराशा का मिला जुला भाव था, क्योंकि वह इस अप्रत्याशित खबर से जूझ रहा था। ये खुलासा बेतुका लग रहा था, क्योंकि उच्च दक्षता वाला सोलर पैनल इस समय के लिए इतना उन्नत था कि कोई भी इसके चित्र या प्रोटोटाइप के बारे में सोच भी नहीं सकता था। खैर, मैं आपको नाम नहीं बता सकता, ये हमारी नीति में है। इसके अलावा सभी कॉल रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए अगर मैंने आपको बताया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बेहतर होगा कि आप खुद यहाँ आए ताकि हम आपके अगले कदमों पर चर्चा कर सके। दूसरी तरफ से आवाज आए। एरियन ने गहरी सांस ली और अपने मन में उमड़ते विचारों के तूफान को शांत करने की कोशिश की। यह विचार कि कोई उसके सौर पैनल की प्रामाणिकता या मौलिकता को चुनौती दे सकता है, न केवल आश्चर्यजनक था बल्कि बेहद बेचैन करने वाला भी था। क्या सोलर डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन फिर से अपना गंदा काम कर रहा है? प्रोफेसर डेल्गाडो ने उसके हाव भाव में आए बदलाव को भांप लिया और पूछा। क्या बात है? लगता है कोई गंभीर मामला है। कोई कह रहा है कि मेरे सोलर पैनल का पेटेंट विवाद है, जिसका कोई मतलब नहीं है, एरियन ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए समझाया। वह एक पल के लिए रुका और अपने विचारों को समेटा। मुझे इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा। प्रोफेसर डेल्गाडो ने समझदारी से सिर हिलाया। तुम्हें यह मामला सुलझा लेना चाहिए। निदेशक मंडल ने अभी अभी तुम्हारे आविष्कार के लिए तुम्हें इनाम दिया है और अगर उन्हें पता चला कि कोई इस पर आपत्ति जता रहा है तो मामला और उलझ सकता है। लेकिन याद रखना, विश्वविद्यालय तुम्हारे साथ है। हमारे पास संसाधन और कानूनी सहायता है जो मदद कर सकती है। एरियन ने सिर हिलाया। शुक्रिया प्रोफेसर, मैं अभी पेटेंट कार्यालय जाता हूं और इसे ठीक करवाता हूं। आप वहां कैसे पहुंचेंगे? आप ग्रैब बुक करने वाले हैं? एरियन ने जोर से गुनगुनाया, एक पल सोचते हुए। उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो मिल गया है, लेकिन उसने अभी तक डीलरशिप से कार नहीं ली है। तो हाँ, उसे टैगुइक स्थित बौद्धिक संपदा कार्यालय जाने के लिए ग्रैब लेना होगा। एरियन ने अपना फोन निकाला और राइड बुक करने के लिए ऐप खोला। ड्राइवर के रिक्वेस्ट स्वीकार करने का इंतजार करते हुए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कॉल अभी खत्म नहीं हुई थी। मिस्टर राजवाट, क्या आप अभी भी वहीं हैं? हेलो, मैं अभी भी यहीं हूँ। एरियन ने तुरंत फोन अपने कान पर लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि वह कॉल करने वाले के बारे में लगभग भूल ही गया था। माफ करना, मैं जल्द से जल्द ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे बताने के लिए शुक्रिया, एरियन ने कॉल खत्म करने से पहले जल्दी से कहा। ड्राइवर आ गया है, मैं अब निकलूंगा, एरियन ने अपना सामान समेटते हुए और प्रोफेसर डेल्गाडो को दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा। एरियन के ऑफिस से बाहर निकलते ही प्रोफेसर ने उसकी पीठ थपथपाई। बाहर परिसर अभी भी छात्रों और शिक्षकों से भरा हुआ था, लेकिन एरियन का ध्यान एक ही जगह पर था। वह तेजी से भीड़ के बीच से निकल गया, आगे आने वाली चुनौती के बारे में सोच रहा था। राइड शेयर ऐप से पता चला कि उसका ड्राइवर बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है, जिससे उसे अपने विचारों को समेटने के लिए एक पल की राहत मिली। टैगुइक बौद्धिक संपदा कार्यालय, एरियन ने कार की पिछली सीट पर बैठते हुए ड्राइवर से पुष्टि की। 30 मिनट बाद जैसे ही कार प्रवेश द्वार पर पहुंची, एरियन के मन में दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ गई। वह अपने सौर पैनल की रक्षा के लिए तैयार था, इस ज्ञान के साथ कि उसका आविष्कार उसके विशिष्ट सिस्टम का एक वास्तविक उत्पाद था। कार से उतरकर एरियन ने अपने कंधे सीधे किए और इमारत में दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर एरियन ने अपना उद्देश्य बताया। मैं अपने सौर पैनल आविष्कार से जुड़े एक पेटेंट विवाद पर चर्चा करने आया हूं, उन्होंने घोषणा की। मुझे अभी अभी यहाँ के अधिकारी का फोन आया है। ओह, मैं समझ गया। उस अधिकारी का नाम क्या है? उसने मुझे अपनी पहचान का विवरण भेजा है। एरियन ने अपना फोन निकाला और रिसेप्शनिस्ट को स्क्रीन दिखाए। ठीक है, अब तुम उसके ऑफिस जा सकते हो। रिसेप्शनिस्ट ने एरियन को बाईं ओर के गलियारे की ओर इशारा किया। ये तुम्हारे दाहिनी ओर तीसरा दरवाजा है, तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। एरियन ने उसे धन्यवाद दिया और निर्देशों का पालन किया। उसके दिमाग में पेटेंट विवाद के संभावित परिदृश्य घूम रहे थे। उसे आसानी से वह कार्यालय मिल गया, जिस पर अधिकारी के नाम और पदवी वाली एक छोटी सी पट्टिका लगी थी। उसने दृढ़ता से दस्तक दी और जवाब का इंतजार करने लगा। अंदर आ जाओ, अंदर से एक आवाज आई। एरियन अंदर गया तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी कागजों और फोल्डरों से अट्टी पड़ी मेज पर बैठा है।
और कंप्यूटर स्क्रीन पर कई दस्तावेज दिख रहे हैं। उस आदमी ने ऊपर देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। मिस्टर राजवाट, कृपया बैठ जाइए। एरियन बैठ गया। एरियन पेटेंट अधिकारी के सामने बैठ गया। उसकी मुद्रा सीधी थी, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शा रही थी। अब आखिर ये क्या था? मैंने तो आपसे प्रक्रिया तेज करने को कहा था ताकि मैं अपने आविष्कार का पेटेंट ले सकूं। और अब कोई इस पर दावा कर रहा है। अब आप ही बताइए कि वो कौन है। मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन एक सुराग जरूर दे सकता हूं। वो अकेले काम करता है। वो किसी कंपनी या संगठन से जुड़ा नहीं है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि यह एक अकेला आदमी है? एरियन ने अनुमान लगाया। मैं आपकी कहानी को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने कहानी छोड़ी थी। शायद उसने मुझे ईमेल के जरिए एक योजनाबद्ध आरेख भी भेजा होगा। पेटेंट अधिकारी ने एरियन की और कंप्यूटर स्क्रीन घुमाते हुए पुष्टि की। स्क्रीन पर एक जटिल आरेख, रेखाएं और टिप्पणियां दिखाई दे रही थी जो डिजिटल दस्तावेज के हर इंच को कवर कर रही थी। एरियन आगे झुका और योजनाबद्ध को आलोचनात्मक नजर से जांचने लगा। जैसे ही उसने डिजाइन के प्रवाह और घटकों को देखा, उसके मुंह से एक उपहास निकला। ये तो मेरे सौर पैनल की एक घटिया नकल है। यहाँ जो दक्षता दर बताई जा रही है वह उनके द्वारा बताई गई सामग्रियों से हासिल नहीं की जा सकती। और यह सर्किट लेआउट, एरियन ने आरेख के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, मूल रूप से दोषपूर्ण है। समय के साथ इसमें कोई खास गिरावट आए बिना ये तापीय भार को संभाल नहीं सकता। पेटेंट अधिकारी ने एरियन के विश्लेषण को बढ़ती दिलचस्पी से देखा। तो आप कह रहे हैं कि उनका दावा तकनीकी रूप से बेबुनियाद है? बिल्कुल, एरियन ने पुष्टि की। डिजाइन सिर्फ घटिया ही नहीं है, यह अव्यावहारिक भी है। इस योजना का कोई भी व्यावहारिक अनुप्रयोग मेरे पैनल द्वारा प्राप्त दक्षता और टिकाऊपन के मानकों से कहीं कमतर उत्पाद तैयार करेगा। ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी तकनीक के मूल सिद्धांत को ही ले लिया है और उसके अंतर्निहित सिद्धांतों को समझे बिना ही उसे उलट पुलट करने की कोशिश की है। अधिकारी ने सिर हिलाया और अपने पास रखे एक पैड पर नोट्स बनाते हुए कहा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, मिस्टर राजवाट। हालांकि इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि कोई आपके पेटेंट पर दावा कर रहा है। यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। पहला, आप इसे व्यक्तिगत रूप से निपटाएं और अगर यह काम नहीं करता है तो आप इसे अदालत में ले जाएंगे और न्यायाधीश को यह तय करने देंगे कि पेटेंट का असली मालिक कौन है। लेकिन आपके स्पष्टीकरण को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस दावे के खिलाफ आपके पास एक मजबूत मामला है। एरियन ने जोर से कहा, मैंने अपने सोलर पैनल पर अथक परिश्रम किया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर पहलू बेहतरीन प्रदर्शन और टिकाऊपन के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया हो। मैं किसी के बेबुनियाद दावे को अपनी बात पर आड़े नहीं आने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अदालत में अपने आविष्कार का बचाव करने के लिए तैयार हूं। अधिकारी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और एरियन को सोच में डूबा हुआ देखने लगा। मैं देख सकता हूं कि आप इस बारे में गंभीर हैं और यह सही भी है। मुझे आपसे इस दावे का एक विस्तृत खंडन तैयार करने की जरूरत है, जिसमें तकनीकी अशुद्धियां उजागर हों और यह भी बताया जाए कि आपका आविष्कार यहाँ प्रस्तुत आविष्कारों से किस तरह बेहतर है। हमें आपकी डिजाइन प्रक्रिया, किसी भी प्रोटोटाइप परीक्षण डेटा और ऐसी किसी भी चीज का दस्तावेज चाहिए जो पेटेंट पर आपके दावे को पुख्ता करे। एरियन ने सिर हिलाया और मन ही मन उन दस्तावेजों और सबूतों की सूची बना रहा था जो उसे इकट्ठा करने थे। मैं अभी काम शुरू करता हूँ। तुम्हें सब कुछ कितनी जल्दी चाहिए? जितनी जल्दी हो सके, अधिकारी ने जवाब दिया। जितनी जल्दी हम इसे सुलझा सके उतना अच्छा है। मैं दावेदार के आवेदन की भी विस्तार से समीक्षा करूंगा, लेकिन उनके आरोपों का खंडन करने में आपकी राय बेहद अहम होगी। समझ गया, एरियन अपनी सीट से उठते हुए बोला। इस बारे में आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया। मैं आपको आपकी हर जरूरत पूरी करूंगा। एरियन ने मजबूती से हाथ मिलाकर दफ्तर छोड़ दिया। उसका इरादा और भी मजबूत हो गया था। उसे अब भी लगता है कि सोलर डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन इस सब के पीछे है, क्योंकि यह साफ जाहिर है वे अब भी इस घटना से व्यथित हैं। खैर, वह उन्हें फिर से उसके खिलाफ जाने के फैसले पर पछतावा करवाएगा। अध्याय 66 फिलीपींस में व्यवसाय शुरू करना कठिन क्यों है? 10 जनवरी 2024। रुको, जब कोई ये दावा कर रहा है कि उन्होंने इसे सबसे पहले डिजाइन किया था, तो आप क्या कह रहे हैं? ये शब्द ब्रिजेट के थे, जो इस स्थिति के बारे में जानकर हैरान थी। मुझे पता है, सारे व्यावसायिक पंजीकरण और एसईसी के बावजूद कोई न कोई तो है जो दावा कर रहा है कि मेरा आविष्कार उसका है। उन्होंने इसे आईपीओ में चिन्हित कर दिया है और कहा है कि उनके पास इसके सबूत हैं, एरियन ने निराशा भरी आवाज में समझाया। ब्रिजेट जानकारी को समझने की कोशिश में इधर उधर टहल रही थी। लेकिन यह नामुमकिन है, एरियन।
हमने आपके आविष्कार की प्रक्रिया के हर चरण का दस्तावेजीकरण किया है और हमारे पास इसे साबित करने के लिए पेटेंट भी है। ये दावे कौन कर रहा है? एरियन ने आह भरते हुए अपने बालों में हाथ फेरा। यही तो समस्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो अदालत से सम्मन मिल ही गया है। मेरे पास आविष्कार के लिए जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने का भी समय नहीं था और वे इसे अदालत में ले जा रहे हैं। एरियन के इस खुलासे ने ब्रिजेट को उलझन में डाल दिया था। पेटेंट कानून की कानूनी पेचीदगियां जटिल थीं और यह विचार कि कोई एरियन के आविष्कार पर दावा ठोक सकता है, तकनीकी प्रगति की प्रतिस्पर्धी दुनिया में बेतुका और चिंताजनक रूप से विश्वसनीय लग रहा था। एरियन, यह एक गंभीर बौद्धिक संपदा विवाद जैसा लग रहा है। आप क्या करने जा रहे हैं? चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मैं अदालत में अपना प्रतिनिधित्व खुद करूंगा। मैंने हर संभव कानूनी किताब पढ़ी है और मुझे लगता है कि मुझे अपने आविष्कार का बचाव करने की अच्छी समझ है। फोन पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद ब्रिजेट बोली, अपना प्रतिनिधित्व खुद करें। एरियन, क्या आपको यकीन है कि यह समझदारी है? ये कानूनी लड़ाइयां काफी जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। मेरे पास एक वकील है, बहुत अच्छा, जो बौद्धिक संपदा के मामले में विशेषज्ञ है। मैं उसे आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए कह सकता हूँ। एरियन एक पल के लिए रुका, ब्रिजेट के प्रस्ताव पर विचार करते हुए। वह जानता था कि उसका इरादा नेक है और उसके संसाधन उसके पक्ष में तराजू को काफी हद तक झुका सकते हैं। हालांकि उसके अंदर कुछ हिचकिचा रहा था। इतने बड़े सम्मान को स्वीकार करना उसके लिए बहुत भारी लग रहा था और वह ब्रिजेट की उदारता पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता था। ब्रिजेट, मैं तुम्हारे प्रस्ताव की जितनी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, उससे कहीं ज्यादा कद्र करता हूँ, एरियन ने गंभीरता से कहा। लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये बहुत ज्यादा लग रहा है और मैं तुम पर या तुम्हारे वकील पर इसका बोझ नहीं डालना चाहता। मुझे ये काम खुद ही करना होगा, कम से कम अभी तो। अगर चीजें ज्यादा उलझ गईं, तो मैं दोबारा सोचूंगा, वादा करता हूँ। ब्रिजेट ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में निराशा और सम्मान का मिश्रण था। एरियन, यह कोई बोझ नहीं है। तुम उस व्यक्ति से लड़ रहे हो जो तुम्हारी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में भी है। तुम्हें पता है कि अगर वे दावेदार जीत गए तो कोई भी व्यवसाय शुरू नहीं हो पाएगा और मैं अपने निवेश को अंतिम रूप नहीं दे पाऊंगी। ओह, चिंता मत करो ब्रिजेट, मैं इसे संभाल सकता हूँ, एरियन ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, अब मुझे फोन रखना होगा, बाद में फोन करूंगा। एरियन ने कॉल समाप्त की और तुरंत काम पर लग गए। अपने आविष्कार से संबंधित सभी दस्तावेज, रेखाचित्र, नोट्स और ईमेल निकाले। उन्हें पता था कि आगे का रास्ता कठिन है। बौद्धिक संपदा विवाद अपनी जटिलता और आविष्कारकों पर भावनात्मक और आर्थिक रूप से पड़ने वाले भारी बोझ के लिए जाने जाते हैं। फिर भी एरियन ने अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प महसूस किया, अपने हक की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। 13 जनवरी 2024। सुनवाई की तारीख आ गई और अदालत के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। 3 दिन पहले एरियन को अदालत में बुलाने के लिए एक सम्मन जारी किया गया था। उसके एक दिन बाद दावेदार ने हर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने नेटिजन्स को बताया कि वह पहले व्यक्ति था, एरियन नहीं। इस पोस्ट ने खूब सुर्खियां बटोरी क्योंकि पिछले महीने दुनिया भर के साथ साथ अधिकांश फिलिपिनो लोगों ने भी इसी खबर को फॉलो किया था। अब लोग अपने घरों में आराम से बैठकर उस कानूनी कार्यवाही को देख सकते हैं जो निस्संदेह हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले बौद्धिक संपदा मामलों में से एक होगा। अदालत के बाहर जमा लोगों ने एक प्रभावशाली गाड़ी की ओर देखा जो प्रवेश द्वार की ओर आ रही थी। ये रैम TRX 1500 थी। सुरक्षा गार्डों ने हाथ उठाकर गाड़ी रुकवाई। गाड़ी ने भी ऐसा ही किया। जब गार्ड ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि गाड़ी कौन चला रहा है, तो खिड़की नीचे की ओर खुली और देश के एक जाने माने व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया। वह एरियन राजवाट थे। मैं गाड़ी कहाँ पार्क कर सकता हूँ सर? एरियन राजवाट ने पूछा। उनकी आवाज विनम्र थी लेकिन उसमें तत्परता भी थी। गार्ड ने एरियन राजवाट को पहचान लिया और उसे तुरंत अदालती कार्यवाही में शामिल लोगों के लिए आरक्षित पार्किंग क्षेत्र की ओर निर्देशित किया। एरियन ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और गाड़ी को बताई गई जगह पर ले गया। अपनी कार से बाहर निकलते हुए एरियन अपने पेट में तनाव की गांठ को नहीं हिला पा रहा था। आसन कानूनी लड़ाई का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था और वह जानता था कि आज की सुनवाई का नतीजा उसके भविष्य की दिशा तय करेगा। अपनी घबराहट को दरकिनार करते हुए एरियन अदालत के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया, पत्रकारों की भीड़ को नजरअंदाज करते हुए जो उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। अंदर अदालत कक्ष में हलचल मची हुई थी क्योंकि वकील और दर्शक दोनों ही कार्यवाही शुरू होने की तैयारी कर रहे थे।
प्रतिवादी की मेज पर बैठते हुए एरियन ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक पल लिया। उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई, जज और विरोधी कानूनी टीम के कठोर चेहरों पर ध्यान दिया। लेकिन अपरिचित चेहरों के बीच एक जानी पहचानी उपस्थिति उभर कर सामने आई, ब्रिजेट, जो चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव लिए गैलरी में बैठी थी। उसने सिर हिलाकर इशारा किया कि वह हर हाल में उसका साथ देगी। अब मिस्टर राजवाट, आप अपना प्रतिनिधित्व खुद करेंगे? जज ने कठोर मगर तटस्थ स्वर में पूछा। एरियन ने आगे आने वाली चुनौती के लिए खुद को तैयार करते हुए सिर हिलाया। जी हाँ माननीय, मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपना पक्ष तैयार कर लिया है और मैं अपने आविष्कार का बचाव करने के लिए तैयार हूँ। जज ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा, फिर विरोधी पक्ष की ओर मुड़े। और आप मिस्टर जॉनसन, उन्होंने दावेदार के प्रतिनिधि से कहा, क्या आप अपना मामला पेश करने के लिए तैयार हैं? श्री जॉनसन, एक मध्यम आयु वर्ग के, तीखे सूट पहने हुए, आत्मविश्वास से खड़े हुए। जी हाँ माननीय, हमारे पास अपने दावे के समर्थन में ठोस सबूत हैं और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ओह, दावेदार का नाम एक आदमी था जो लगभग 20 साल का था, चश्मा पहने और हट्टा कट्टा, देखने में एक बेवकूफ सा आदमी था। वह वादी की मेज पर बैठा था, उसके व्यवहार से आत्मविश्वास झलक रहा था। उसका नाम स्टीफन गो था, जो सोलर डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन का एक पूर्व कर्मचारी था। जैसी कि उम्मीद थी, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ चल रही होगी। इस बीच सोलर डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यालय में फ्रांसिस अपनी कॉकटेल की चुस्की ले रहा था। उसकी नजरें टीवी स्क्रीन पर गड़ी थीं। देखते हैं आगे क्या होता है, न्यायाधीश ने कहा। प्रतिवादी को अब अपना प्रारंभिक वक्तव्य प्रस्तुत करना होगा और एरियन को खड़े होने के लिए प्रेरित किया। एरियन अपना पहला भाषण शुरू करने से पहले ही मन सोचने लगा। उसे यह जल्दी खत्म करना होगा, उसके पास बहुत काम है। एक तो अपनी मां के लिए एक संभावित घर का दौरा करना है और दूसरा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ उसका सहयोगात्मक शोध, बस बहुत कुछ है। फिलीपींस में व्यवसाय शुरू करना इतना मुश्किल क्यों है? उन्होंने गला साफ किया और बोलना शुरू किया। माननीय न्यायालय के सम्मानित सदस्यों, आज हम यहाँ केवल एक आविष्कार पर दावे का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य की पवित्रता और कड़ी मेहनत व नवाचार के सार की पुष्टि करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपके सामने जो मामला है वह इस बात का प्रमाण है कि जब महत्वाकांक्षा ईमानदारी से प्रेरित नहीं होती तो क्या होता है। मेरा नाम एरियन राजवाट है और मैं आपके सामने इस सौर पैनल तकनीक के सच्चे आविष्कारक के रूप में खड़ा हूँ। ये केवल एक पेटेंट या उत्पाद के बारे में नहीं है, यह उन वर्षों के शोध, प्रयोग और समर्पण के बारे में है जो मैंने एक ऐसी तकनीक विकसित करने में लगाए हैं जो सौर ऊर्जा के उपयोग के तरीके में क्रांति ला सकती है। दावेदार श्री स्टीफन गो का आरोप है कि वे इस तकनीक के मूल निर्माता थे। हालांकि माननीय न्यायाधीश, साक्ष्य ये दर्शाएंगे कि मैं श्री गो के कथित आविष्कार से बहुत पहले से इस परियोजना पर काम कर रहा था। मेरे दस्तावेज, प्रोटोटाइप और पेटेंट जो समय सीमा के भीतर बौद्धिक संपदा कार्यालय को प्रस्तुत किए गए, मेरी मौलिकता और समर्पण की पुष्टि करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह न्यायालय न्याय को कायम रखेगा और ईमानदार नवाचार के वास्तविक मूल्य को मान्यता देगा। धन्यवाद। अध्याय 67 कानूनी बचाव। स्टीफन गो का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री जॉनसन अपनी सीट से अभ्यास से भरे सहज भाव से उठे। उनकी चाल ढाल सोची समझी और आत्मविश्वास से भरी थी। उनका सूट बेदाग था, कानूनी पेशेवराना अंदाज का प्रतीक, और उनके साथ आत्मविश्वास का ऐसा भाव था मानो उनके आसपास का पूरा स्थान भर गया हो। हल्के से इशारे से अपना चश्मा ठीक करते हुए वे पोडियम की ओर बढ़े। उनकी नजर अदालत कक्ष में घूमकर जज पर टिक गई। अदालत के देवियों और सज्जनों, श्री जॉनसन ने अपनी बात शुरू की। उनकी आवाज गूंजती हुई, जो कमरे के हर कोने तक आसानी से पहुंच रही थी। हम आज यहाँ सौर पैनल तकनीक के एक अभूतपूर्व आविष्कार को मान्यता देने में हुई एक गंभीर चूक को सुधारने के लिए आए हैं। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले उन्होंने एक पल के लिए रुककर अपने शब्दों को समझने का प्रयास किया। इस मामले का मूल नवाचार, रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा की उचित स्वीकृति है। मेरे मुवक्किल श्री स्टीफन गो इस कहानी के गुमनाम नायक हैं, उस तकनीक के सच्चे अग्रदूत हैं जिसे श्री राजवाट अपनी तकनीक बताते हैं। फिर श्री जॉनसन थोड़ा मुड़े और स्टीफन गो की ओर इशारा किया, जो शांत भाव से बैठे थे और अपने प्रतिनिधि की बातों से सहमति में सिर हिला रहे थे। श्री गो की यात्रा अथक समर्पण और सौर ऊर्जा की संभावनाओं की गहन अंतर्दृष्टि की रही है। यह उनकी दूरदर्शिता, उनकी बुद्धि और उनके परिश्रम का ही परिणाम है कि यह तकनीक अस्तित्व में आए। अपने ब्रीफकेस से एक दस्तावेज निकालकर श्री जॉनसन ने उसे अदालत के सामने पेश किया। हमारे पास यहाँ दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जिनमें शुरुआती रेखा चित्र, ईमेल पत्राचार और प्रोटोटाइप डिजाइन शामिल हैं। ये सभी श्री राजवाट द्वारा उसी तकनीक की कथित शुरुआत से पहले के हैं। ये दस्तावेज स्पष्ट रूप से श्री गो को मूल आविष्कारक के रूप में स्थापित करते हैं।
फिर श्री जॉनसन थोड़ा मुड़े और स्टीफन गो की ओर इशारा किया, जो शांत भाव से बैठे थे और अपने प्रतिनिधि की बातों से सहमति में सिर हिला रहे थे। श्री गो की यात्रा अथक समर्पण और सौर ऊर्जा की संभावनाओं की गहन अंतर्दृष्टि की रही है। यह उनकी दूरदर्शिता, उनकी बुद्धि और उनके परिश्रम का ही परिणाम है कि यह तकनीक अस्तित्व में आए। अपने ब्रीफकेस से एक दस्तावेज निकालकर श्री जॉनसन ने उसे अदालत के सामने पेश किया। हमारे पास यहाँ दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जिनमें शुरुआती रेखा चित्र, ईमेल पत्राचार और प्रोटोटाइप डिजाइन शामिल हैं। ये सभी श्री राजवाट द्वारा उसी तकनीक की कथित शुरुआत से पहले के हैं। ये दस्तावेज स्पष्ट रूप से श्री गो को मूल आविष्कारक के रूप में स्थापित करते हैं। फिर उसने दस्तावेज वापस अपने ब्रीफकेस में रख दिया। उसकी नजर जज से मिली। माननीय, यह मामला ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि न्याय हो, जहां श्रेय देना चाहिए वहां श्रेय दिया जाए और बौद्धिक संपदा कानून की अखंडता को बरकरार रखा जाए। हम बिना किसी संदेह के ये साबित कर देंगे कि श्री गो के दावे न केवल वैध हैं, बल्कि अकाट्य भी हैं। प्रतिवादी की मेज की ओर एक अंतिम निर्णायक नजर डालते हुए श्री जॉनसन ने अपना प्रारंभिक वक्तव्य समाप्त किया। हमें विश्वास है कि अदालत इस क्षेत्र में श्री गो के योगदान की सच्चाई को स्वीकार करेगी और एक वास्तविक आविष्कारक के रूप में उनके अधिकारों की पुष्टि करके इस चूक को सुधारेगी। धन्यवाद। जैसे ही श्री जॉनसन अपनी सीट पर लौटे, अदालत कक्ष में फुसफुसाहट और कानाफूसी गूंज उठी। दर्शक और प्रतिभागी दोनों ही दावों पर विचार कर रहे थे। न्यायाधीश ने घोषणा की, प्रारंभिक बयान के साथ अब दोनों पक्षों के साक्ष्य सुनने का समय आ गया है, जिससे सौर पैनल तकनीक पर चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत का संकेत मिला। देवियों और सज्जनों, एरियन ने खड़े होते हुए कहा, विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी भले ही एक दिलचस्प कहानी बन जाए, लेकिन ये बस एक कहानी है। सबूत दिखाएंगे कि मैं न केवल उस सौर पैनल तकनीक का असली आविष्कारक हूं, बल्कि अपनी उचित मान्यता और पुरस्कार को हड़पने की कोशिश का शिकार भी हूं। एरियन एक मोटा फोल्डर उठाते हुए सबूतों की मेज की ओर बढ़ा। श्री जॉनसन द्वारा प्रस्तुत दावों के विपरीत, मेरा सबूत सिर्फ परिस्थितिजन्य नहीं है या ऐसे दस्तावेजों पर आधारित नहीं है जिन्हें आसानी से गलत समझा जा सकता है या संदर्भ से बाहर निकाला जा सकता है। इसके बजाय मेरे पास अपने काम और नवाचार के ठोस सबूत हैं। उन्होंने कई दस्तावेज तैयार किए, जिनमें से प्रत्येक पर तारीखें और टिप्पणियां अंकित थीं। इनमें समय मुद्रित फाइलें, लैब नोट्स और मेरे प्रयोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं, जो उनकी विकास प्रक्रिया और उनकी तकनीक के विकास को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। अब, इससे पहले कि आप भ्रमित हों, ये वीडियो रिकॉर्डिंग आभासी दुनिया में ली गई हैं, जहां उनकी कथित उन्नत प्रयोगशाला स्थित है। बेशक, मौसम की घटनाओं के अनुकरण को छोड़कर वीडियो में बस यही दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने मशीनों की एक श्रृंखला में एक सौर पैनल के निर्माण की देखरेख की। इस वीडियो फुटेज से यह स्पष्ट है कि जिस तकनीक की बात हो रही है, उसकी न केवल मैंने परिकल्पना की थी, बल्कि मेरे प्रयासों से उसे व्यावहारिक रूप भी दिया गया। इन वीडियो में दिखाई गई अनूठी प्रक्रियाएं और विधियां निस्संदेह मेरी ही हैं। बेशक, यह दोधारी तलवार है। वह उन्हें एक ऐसी जगह का वीडियो दिखा रहा है जो असल दुनिया में है ही नहीं। अगर वे उसे देखना चाहें तो समस्या खड़ी हो जाएगी। खैर, खुशकिस्मती से अदालत इस मामले में नहीं जाएगी। उन्हें सबूत चाहिए थे और अब उनके पास वो सबूत हैं। उनके लिए वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर में, लेकिन सबसे जरूरी बात, श्री गो ने दावा किया कि उन्होंने एक उच्च दक्षता वाले सौर पैनल की अवधारणा बनाई थी। वह सौर पैनल कहाँ है? क्या वह उसे बना पाते हैं? नहीं। योजनाओं के बारे में क्या? वे भी एक जैसे नहीं हैं। हमारी योजनाओं में बस तकनीक के नाम का अंतर है और यह कैसे मेरी योजनाओं से निकटता से जुड़ती है। माननीय, ये कानूनी कार्यवाही मेरे उस व्यवसाय को शुरू करने में देरी करने की एक कोशिश है जो बाजार में आने पर मानवता के लिए लाभदायक होगा। मेरा सुझाव है कि हम प्रस्तुत ठोस सबूतों और मेरे नवाचार और प्रयासों के स्पष्ट प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने इस तकनीक को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की है और दस्तावेज, वीडियो सबूत और तकनीक खुद इस बात की गवाही देते हैं। एरियन को उम्मीद थी कि इससे वह अदालत और जनता को ये यकीन दिला पाएगा कि उच्च दक्षता वाले सौर पैनल का एकमात्र आविष्कारक वही है। ठीक है, अब आप अपनी सीट पर जा सकते हैं, मिस्टर राजवाट। अब मिस्टर गो की तरफ से सुनते हैं। जज ने मिस्टर जॉनसन की ओर इशारा करते हुए गवाही जारी रखने का निर्देश दिया। श्री जॉनसन फिर से खड़े हुए, इस बार एरियन के दावों के जवाब में अपने सबूत पेश करने के लिए। माननीय, हालांकि श्री राजवाट ने वाकई दस्तावेजों और वीडियो सबूतों का एक जबरदस्त प्रदर्शन पेश किया है, हमें सिर्फ दिखावे से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल मुद्दा आविष्कार की उत्पत्ति और उससे जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों का है। इसके बाद उन्होंने एरियन के दस्तावेजों से पहले के ईमेल और विचार मंथन सत्रों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की।
यहाँ हमारे पास इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि श्री गो ने श्री राजवाट के दस्तावेजों की तारीखों से बहुत पहले ही सौर पैनल तकनीक के वैचारिक ढांचे पर चर्चा कर ली थी। इसके अलावा हमारे पास श्री गो की इस तकनीक पर हुई चर्चाओं और काम की पुष्टि करने वाले सहकर्मियों के हलफनामे भी हैं। अदालत द्वारा दस्तावेजों की जांच के दौरान श्री जॉनसन ने आगे कहा, इसके अलावा श्री गो के पास भौतिक प्रोटोटाइप का न होना उनके दावे को खारिज नहीं करता। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार अक्सर अवधारणा और डिजाइन से शुरू होता है। ये तथ्य कि श्री राजवाट एक प्रोटोटाइप बनाने में कामयाब रहे, श्री गो के पूर्व वैचारिक योगदान को खारिज नहीं करता। जज ने ध्यान से सुना और श्री जॉनसन द्वारा अपनी दलीलें पेश करने पर सिर हिलाया। इसके अलावा श्री राजवाट द्वारा प्रस्तुत वीडियो साक्ष्य भले ही दिलचस्प हो, लेकिन यह निर्णायक रूप से यह साबित नहीं करते कि यह अवधारणा पूरी तरह से उनकी अपनी थी। बौद्धिक संपदा अधिकार केवल भौतिक निर्माण तक ही सीमित नहीं है, वे विचार और डिजाइन के चरणों की भी रक्षा करते हैं। अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद श्री जॉनसन ने निष्कर्ष निकाला, हम न्यायालय से सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि वह साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करे, जो हमारा मानना है कि श्री गो को सौर पैनल प्रौद्योगिकी के मूल आविष्कारक के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है। बात केवल इस बारे में नहीं है कि इसे सबसे पहले किसने बनाया, बल्कि इस बारे में है कि इसकी कल्पना किसने की। इसके बाद जज ने खंडन के दौर की शुरुआत का संकेत दिया। धन्यवाद मिस्टर जॉनसन। अब मैं पेश किए गए नए सबूतों के बारे में मिस्टर राजवाट की ओर से कोई भी खंडन सुनना चाहूंगा। एरियन उस पल के बोझ को महसूस करते हुए खड़ा हो गया। माननीय, हालांकि विपक्ष ने श्री गो द्वारा पूर्व निर्धारित विचारों के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, फिर भी केवल विचारों और उन विचारों को एक ठोस कार्यशील तकनीक में साकार करने के बीच अंतर करना जरूरी है। मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और वीडियो साक्ष्य स्पष्ट रूप से केवल एक विचार ही नहीं, बल्कि उस विचार को एक कार्यशील सौर पैनल में साकार होते हुए भी दर्शाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों को वास्तव में विचार और डिजाइन के चरणों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उन्हें उन विचारों को मूर्त रूप देने के महत्व को भी समझना चाहिए। इसके अलावा श्री गो की टीम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य मेरे द्वारा विकसित की गई विशिष्ट तकनीक से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विचार विशाल और विविध हैं। मैंने जिन विशिष्ट विधियों, सामग्रियों और प्रक्रियाओं का उपयोग किया है, वे अद्वितीय हैं और श्री गो के प्रलेखित विचारों से प्रेरित नहीं हैं। अपने खंडन का समापन करते हुए एरियन ने जोर देकर कहा, यह मामला मूलतः उन व्यक्तियों के प्रयासों और अधिकारों को मान्यता देने और उनकी रक्षा करने के बारे में है जो न केवल सपने देखते हैं, बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं, वे आविष्कारक जो विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं। मेरा काम ठीक यही दर्शाता है और मैं अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर कायम हूँ। जज ने सिर हिलाकर दिन की कार्यवाही समाप्त कर दी। धन्यवाद मिस्टर राजवाट। मिस्टर जॉनसन, हम आज प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और तर्कों पर विचार करेंगे। अदालत बाद में अपना फैसला सुनाने के लिए फिर से बैठेगी। तब तक अदालत स्थगित की जाती है। अध्याय 68 अल्टीमेटम। जैसे ही एरियन ने न्यायालय के दरवाजे से प्रवेश किया, पत्रकारों का झुंड, जिनके माइक्रोफोन भाले की तरह आगे की ओर लगे हुए थे, तत्काल और भारी संख्या में उन पर टूट पड़ा। श्री राजवाट, कृपया क्या आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? श्री राजवाट, आज की कार्यवाही के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? हर तरफ से सवाल उस पर बरस रहे थे। हर आवाज एक पल के लिए उसके ध्यान को दूसरी आवाजों से दूर करने की कोशिश कर रही थी। एरियन अभी भी अदालत के माहौल के बोझ को समझ रहा था। उसने खुद को क्षण भर के लिए जड़ पाया। असली दुनिया मानो किसी ज्वार की लहर की तरह पीछे हट गई। सुरक्षा गार्डों ने स्थिति के बिगड़ने की आशंका को भांपते हुए एरियन के चारों ओर तुरंत एक सुरक्षात्मक घेरा बना दिया। कृपया श्री राजवाट को कुछ जगह दीजिए, एक गार्ड ने पत्रकारों की भीड़ के बीच एरियन को धीरे से रास्ता दिखाते हुए कहा। लेकिन सर, कृपया हमसे सिर्फ एक प्रश्न पूछें और हम कसम खाते हैं कि हम चले जाएंगे। जिस पत्रकार ने ये चिल्लाया था, उसने एरियन का ध्यान खींचा। वह वहीं रुक गया और उस पत्रकार का सामना किया जिसने ये कहा था। ठीक है, मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। वो क्या है? सर, हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने जो सोलर पैनल बनाया है वो मिस्टर गो के डिजाइन का तो नहीं है। हमारे डिजाइन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए जाहिर है किसी भी तरह का उल्लंघन या विचारों की उधारी नहीं है। दरअसल मुझे तो मिस्टर गो का तो कोई वजूद ही नहीं है, इसलिए मेरे लिए ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि कोई ये दावा कर रहा है कि मेरे आविष्कार की संकल्पना पहले ही किसी और ने बना ली थी। तो आप मिस्टर गो को जानते ही नहीं? पत्रकार ने स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा। एरियन ने दोहराया, मैंने उनसे न तो मुलाकात की है और न ही उनका नाम सुना है। एरियन के शब्द जैसे ही हवा में लटके, पत्रकारों की भीड़ में एक गुनगुनाहट फैल गई।
आशय स्पष्ट था। अगर एरियन ने मिस्टर गो के बारे में कभी नहीं सुना था तो बौद्धिक संपदा की चोरी के आरोप कम से कम उनके नजरिए से निराधार लग रहे थे। पत्रकारों ने नोट्स लिखे, उनके भाव संशय से लेकर कौतूहल तक के थे। सुरक्षा गार्डों ने पूछताछ में हुए इस संक्षिप्त विराम का फायदा उठाकर एरियन को भीड़ से अलग करके उसकी गाड़ी की ओर ले गए। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा खोल पाता, किसी ने उसे आवाज दी, श्री राजवाट। एरियन ने अपने कंधे पर नजर डाली और इस बार वह पत्रकार नहीं, मिस्टर जॉनसन थे, मिस्टर गो के वकील। अगर वह सच कह रहा है तो वकील का उपनाम फिलीपींस में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए असामान्य है। क्या वह आधा है, मानो उसके पिता किसी विदेशी देश से हो। उसने चेहरे को देखा और वहीं उसे पता चल गया कि वह मिश्रित हो सकता है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मिस्टर जॉनसन? अच्छा, मैं अपने क्लाइंट के साथ आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या आपको यह मंजूर होगा? एरियन हंसा। क्या ये कोई जाल है? आपको हमारे प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मतलब है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हम केवल अदालत के बाहर संभावित समझौते के बारे में बात करना चाहते हैं, श्री जॉनसन ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। एरियन ने प्रस्ताव पर ध्यान से विचार करते हुए भौहें चढ़ाईं। समझौता होने से बिना किसी और अदालती ड्रामे की कानूनी लड़ाई का अंत हो सकता है, जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। ठीक है, मैं सुनूंगा कि तुम क्या कहना चाहते हो, एरियन ने सावधानी से सहमति व्यक्त की। मिस्टर जॉनसन के इशारे पर एरियन उनके और सुरक्षा गार्डों के साथ पास के एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गया, जहां मिस्टर गो उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे अपनी सीटों पर बैठे, माहौल तनावपूर्ण हो गया और हर कोई आगे आने वाली घटना के लिए खुद को तैयार कर रहा था। श्री राजवाट, श्री गो ने इस मामले के संभावित समाधान पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की है, श्री जॉनसन ने कूटनीतिक लहजे में कहा। ठीक है, क्या बात है? मिस्टर गो ने मेज पर अपनी उंगली थपथपाई और फिर बोले, देखिए मिस्टर जॉनसन देश के सबसे अच्छे पेटेंट वकील हैं। मेरे सामने आपकी कोई सानी नहीं रहेगी और हो सकता है कि आप कोर्ट की सारी फीस से बहुत सारा पैसा गंवा दें। एरियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और मिस्टर गो की बातों पर ध्यान से सोचने लगा। धमकी साफ थी, लेकिन एरियन डरने को तैयार नहीं था। चिंता मत करो, मेरी जेब में बहुत पैसा है, एरियन ने कहा। तो अगर आप इस केस को लंबा खींचने को तैयार हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको बता दूं कि नतीजा साफ है। मैं ये कानूनी लड़ाई जीत जाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी इस विचार की कल्पना की थी, और वह विचार कई स्तरों पर इतना गलत था कि मैं 100 पन्नों का विस्तृत खंडन भी लिख सकता हूँ। आपके दावे में न तो कोई दम है और न ही सबूत, और मुझे पूरा विश्वास है कि अदालत इसे जरूर देखेगी। क्या होगा अगर आप ये केस छोड़ दें और हम अपने अपने रास्ते चले जाएं और इस बकवास से न जूझें? क्या होगा अगर, क्योंकि मैं सचमुच अपना सोलर पैनल बेचना चाहता हूं और मैं अब और बेवजह की कानूनी लड़ाइयों में नहीं फंसना चाहता। मिस्टर जॉनसन ने मिस्टर गो को एक नजर देखा, उनके हाव भाव समझ से परे थे। एरियन ने पूछा, देखिए मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप सोलर डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन के पूर्व कर्मचारी थे, है ना? क्या सीईओ आपको मेरे खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कह सकते हैं ताकि वह मेरे सोलर पैनल की रिलीज में देरी कर सके? आपको ऐसा क्यों लगता है? स्टीफन ने पूछा। क्योंकि तुम अचानक से आ गए। देखो, अगर उसने तुम्हें ऐसा करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया होता तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं होती, चाहे तुम्हारे पास कितना भी अच्छा वकील क्यों न हो। जैसा कि तुम सब जानते हो, मैंने पहले ही अपना पक्ष बहुत स्पष्टता से रखा था। एरियन के आरोप सुनकर मिस्टर जॉनसन के चेहरे पर तनाव आ गया। चलो दोस्तों, इसे रोकते हैं। तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। मुझे देश और दुनिया के 2 सबसे अमीर निवेशकों का पूरा समर्थन प्राप्त है। जो भी तुम्हारा समर्थन कर रहा है या तुम्हें ऐसा करने के लिए कह रहा है, वह उनके सामने बेबस है। तो चलो इसे रोकते हैं, मैं थक गया हूँ, मैं बस अपना गुजारा करना चाहता हूँ। इस बीच फ्रांसिस के कार्यालय में, सर, आपके यहाँ एक मेहमान आया है। कौन है? फ्रांसिस ने अपने फोन से नजरें ऊपर उठाते हुए पूछा। श्रीमती एंटोनेट एस्टोलस। मिसेज एस्टोलस। फ्रांसिस ने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए दोहराया। आखिर वो यहाँ क्या कर रही हैं? सर, क्या मुझे उन्हें अंदर भेज देना चाहिए? वो बहुत अधीर हैं। उसे अंदर भेजो, फ्रांसिस ने अपना फोन नीचे रखते हुए और अपनी मुद्रा ठीक करते हुए कहा। श्रीमती एस्टोलस तुरंत कमरे में दाखिल हुई, उनके चेहरे पर गंभीरता और दृढ़ता थी। श्रीमान पेरल्टा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। फ्रांसिस ने अपनी सचिव को इशारा करके उन्हें कमरा देने को कहा। वह मान गईं और कार्यालय से बाहर चली गईं।
कृपया बैठ जाइए, श्रीमती एस्टोलिस। फ्रांसिस ने मेज के चारों ओर रखी कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा। एंटोनिटे ने अपनी बात नहीं रखी। मैं बात को घुमा फिराकर नहीं बोलूंगी। मेरे पास सूत्रों से पता चला है कि आपने मिस्टर राजवाग द्वारा आविष्कृत सोलर पैनल के प्रकाशन में देरी के लिए मिस्टर गो को बहुत बड़ी रकम दी है, और मैं उनके निवेशकों में से एक होने के नाते इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि अगर उन्हें इस बारे में पता चल जाए तो आपकी कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तो मेरी सलाह है कि आप उनसे कह दें कि वे ये केस छोड़ दें, क्योंकि इसका अंत आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फ्रांसिस अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। एंटोनेट की सीधी बात सुनकर उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक उभरी। आप बहुत चालाक हैं, मिसेज एस्टोलिस। हाँ, तो क्या आप मेरी शर्तें मान लेंगी या फिर अपनी और अपनी कंपनी को गंभीर परिणाम भुगतने का जोखिम उठाएंगी? एंटोनेट ने पलटकर जवाब दिया। फ्रांसिस ने अपने विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार किया। 15 जनवरी 2024। एरियन का फोन बज उठा क्योंकि उसके इनबॉक्स में नए संदेश आए। श्री गो ने मामला छोड़ दिया। एरियन ने आह भरी, मुझे पता था कि ऐसा होगा। अध्याय 69। हम अंततः शुरुआत कर सकते हैं। मिस्टर गो ने केस छोड़ दिया। एरियन ने टेक्स्ट मैसेज दोहराया। खैर, यह एक अप्रत्याशित नतीजा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी और आसानी से केस छोड़ देंगे, क्योंकि उस समय जब वे आपस में बात कर रहे थे उनके चेहरे पर दृढ़ता थी और बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। एरियन इस समय फिलीपींस के टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के बाहर है। उसके हाथ में क्वैक क्वैक की एक स्टिक थी, जो एक लोकप्रिय फिलिपिनो स्ट्रीट फूड है जिसमें संतरे के घोल में लिपटे हुए कड़े उबले बटेर के अंडे होते हैं और उन्हें पूरी तरह से डीप फ्राई किया जाता है। कुरकुरे बाहरी भाग और मुलायम गर्म अंदर वाला ये स्नैक एक ऐसा साधारण आनंद था जिसका एरियन ने काफी समय से आनंद नहीं लिया था। जैसे ही उसने एक और निवाला लिया, उसने पढ़ा कि संदेश भेजने वाली एंटोनेट एस्टोलिस थी। उसने कॉल आइकन पर टैप किया और फोन अपने कंधे और कान के बीच दबा लिया। एंटोनेट के उठाने से पहले फोन 2 बार बजा। एरियन, क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला? एंटोनेट ने पूछा। हाँ, मैंने अभी देखा। मिस्टर गो ने केस छोड़ दिया। बस यूं ही। एरियन का लहजा अविश्वसनीय था। वह जितना अविश्वास व्यक्त कर रहा था उतना ही पुष्टि भी चाह रहा था। ये सही है, एंटोनेट ने पुष्टि की। उनके वकील ने आज सुबह मुझे फोन किया। वे आधिकारिक तौर पर मुकदमा वापस ले रहे हैं। कोई शर्त नहीं। एरियन ने कुछ पल रुककर खबर समझने की कोशिश की। लेकिन क्यों? पिछली बार जब हमने बात की थी तो वे काफी दृढ़ लग रहे थे। ये सही है, एंटोनेट ने पुष्टि की। उनके वकील ने आज सुबह मुझे फोन किया। वे आधिकारिक तौर पर मुकदमा वापस ले रहे हैं। कोई शर्त नहीं। एरियन ने कुछ पल रुककर खबर समझने की कोशिश की। लेकिन क्यों? पिछली बार जब हमने बात की थी तो वे काफी दृढ़ लग रहे थे। मुझे पूरा यकीन नहीं है, एंटोनेट ने स्वीकार किया। हालांकि एरियन को उसकी आवाज में झूठ का पुट महसूस हो रहा था, जिससे लग रहा था कि वह जितना बता रही है उससे कहीं ज्यादा जानती होगी। मुझे लगता है इसका सोलर डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन से कुछ लेना देना है। क्या मैं सही हूँ? एरियन ने कहा। मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकती, एंटोनेट ने जवाब दिया। हाँ, तुम नहीं बता सकती क्योंकि हो सकता है तुमने सोलर डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन के सीईओ के साथ कोई गुप्त समझौता किया हो, है ना? खैर, यह तो साफ है कि सीईओ मेरे सोलर पैनल को जनता के सामने लाने में देरी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। खैर, वह अपरिहार्य को तो नहीं रोक सकता। इस स्थिति में व्यवसाय के लिए बस यही करना है कि वह अनुकूलन करे, है ना? एंटोनेट रुक गई। फोन पर गहरी खामोशी छा गई जो स्थिति की जटिलता का संकेत दे रही थी। एरियन, तुम्हारा यह मानना गलत नहीं है कि इसमें कुछ और भी है। मान लीजिए कि बातचीत हुई जिससे सभी पक्षों के लिए ज्यादा अनुकूल परिणाम सुनिश्चित हुआ। विवरण महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मुकदमा आपके ऊपर से हट जाए और आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 8 बजे। मुझे नहीं पता कि सिर्फ मैं ही इस पर ध्यान दे रहा हूं या नहीं, लेकिन तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी माँ हो। एरियन हंसा। अच्छा हुआ कि मुकदमा मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं पूरी तरह से मुकदमे पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। एरियन का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपने फोन के डिस्प्ले पर देखा और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन सेक और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री DTI के ईमेल नोटिफिकेशन देखे। उत्सुकतावश उसने एंटोनेट को होल्ड पर रखा और ईमेल खोले। SEC के पहले ईमेल में पुष्टि की गई थी कि उनका व्यवसाय सोलाराटेक इनोवेशंस आधिकारिक तौर पर एक निगम के रूप में पंजीकृत है। DTI के दूसरे ईमेल में भी उनके व्यवसाय के नाम के पंजीकरण की पुष्टि की गई थी और उन्हें फिलीपींस में कानूनी रूप से काम करने के लिए आवश्यक परमिट दिए गए थे। वाह, यह एक और अच्छी खबर है, एरियन ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई।
इन सरकारी संस्थाओं द्वारा उसके व्यवसाय को आधिकारिक मान्यता मिलना उसके सौर पैनल प्रोजेक्ट को बाजार में लाने में एक अहम कदम था। इसने न सिर्फ संभावित निवेशकों और साझेदारों की नजर में बल्कि देश के नियामक परिदृश्य में भी उसके उद्यम को वैधता प्रदान की। और अब मुकदमा खत्म हो गया है, अब उसे व्यवसाय शुरू करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे रुको, उसने एंटोनेट को 1 मिनट से ज्यादा देर तक होल्ड पर रखा था। उसने तुरंत वापस कॉल पर स्विच कर लिया। श्रीमती एस्टोलिस, आपको होल्ड पर रखने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे अभी अभी 2 और अविश्वसनीय खबरें मिली हैं। मेरा व्यवसाय सोलाराटेक इनोवेशंस अब SEC और DTI दोनों में आधिकारिक रूप से पंजीकृत है। हमें फिलीपींस में कानूनी रूप से काम करने की अनुमति मिल गई है, एरियन ने अपने उत्साह को मुश्किल से रोकते हुए घोषणा की। एंटोनेट के जवाब देने से पहले लाइन पर थोड़ी देर की खामोशी छाई रही। वाह एरियन, बधाई हो, अब हम आखिरकार 10% शेयरों की कीमत पर चर्चा कर सकते हैं। क्या आपने अपनी कंपनी का मूल्यांकन पहले ही तय कर लिया है? मैंने किया और मैं इसे ब्रिजेट वॉन रीमैन के साथ आपके सामने पेश करूंगा। उसके बारे में बात करते हुए मैं उसे इसके बारे में बताने जा रहा हूं। वह जानने की हकदार है, एरियन ने अपने क्वैक क्वैक का एक और निवाला लेते हुए कहा, जो अब थोड़ा ठंडा था लेकिन फिर भी मजेदार था। जाहिर है, ये तो एक योजना सी लग रही है। ब्रिजेट शुरू से ही एक अहम समर्थक रही हैं, उन्हें इस बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। एंटोनेट ने सहमति जताई। मुझे बता देना कि तुम मीटिंग के लिए कब तैयार हो, हम इसकी तैयारी कर लेंगे। एरियन ने सिर हिलाया, हालांकि एंटोनेट उसे देख नहीं पा रही थी। जरूर, मैं ब्रिजेट से बात करूंगा और फिर हम एक ऐसा समय तय कर सकते हैं जो हम सबके लिए उपयुक्त हो। बिल्कुल एरियन, यहीं से असली काम शुरू होता है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना एक बात है, लेकिन अब बात अमल में लाने और अपने विजन को साकार करने की है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि आप सोलाराटेक इनोवेशंस को आगे कहां ले जाते हैं, एंटोनेट ने कहा और उसका स्वर प्रोत्साहन भरे स्वर में बदल गया। ठीक है, शुक्रिया, अब मैं फोन रखता हूं और मिस ब्रिजेट को फोन करता हूं, एरियन ने फोन खत्म करते हुए कहा। वह ब्रिजेट के कॉन्टैक्ट नंबर पर गया और उसका नंबर डायल किया। फोन की घंटी कई बार बजी, फिर ब्रिजेट ने जवाब दिया। एरियन, क्या हाल है? सब ठीक तो है? ब्रिजेट ने पूछा। सब कुछ ठीक है ब्रिजेट, आज हमने 2 बड़ी बाधाएं पार कर ली हैं। सबसे पहले मिस्टर गो का मुकदमा वापस ले लिया गया है। अब हमारे ऊपर कोई कानूनी लड़ाई नहीं है, एरियन ने घोषणा की। ब्रिजेट की हैरानी फोन पर भी साफ झलक रही थी। सच में, ये तो अविश्वसनीय खबर है, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? यह एक लंबी कहानी है, लेकिन मान लीजिए कि पर्दे के पीछे कुछ बातचीत हुई है। और एक और अच्छी खबर है, सोलाराटेक इनोवेशंस अब आधिकारिक तौर पर एक निगम है। हमें सेक और DTI से पंजीकरण और परमिट मिल गए हैं। हम फिलीपींस में कानूनी रूप से काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, एरियन ने अपनी उपलब्धियों पर गर्व छिपाते हुए कहा। ब्रिजेट का उत्साह एरियन जैसा ही था। वाह एरियन, ये तो कमाल है, आखिरकार हम शुरुआत कर सकते हैं। एरियन ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक पल लिया। अब हमें बिजनेस पर बात करनी है, खासकर सोलाराटेक के मूल्यांकन और 10% शेयरों में निवेश के बारे में। एंटोनेट एस्टोलिस पहले से ही इसमें शामिल हैं और मुझे लगा कि इस चर्चा में आपका भी शामिल होना जरूरी है। बिल्कुल, मुझे भी शामिल कर लीजिए। मैं शुरू से ही सोलाराटेक के साथ रही हूं और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, खासकर जब चीजें वाकई रोमांचक हो रही हैं, ब्रिजेट ने अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट करते हुए जवाब दिया। बहुत बढ़िया, मैं एंटोनेट के साथ मिलकर एक मीटिंग तय करूंगी। हम मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे और सोलाराटेक के लिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बस मुझे तारीख और कार्यक्रम बता दो, मैं वहां पहुंच जाऊंगी, ब्रिजेट ने कहा। बिल्कुल। 70 आशा और शुरुआत 20 जनवरी 2024। एरियन कक्षा में था। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी और पाया कि कक्षा शुरू हुए 20 मिनट हो चुके थे, फिर भी प्रोफेसर नहीं आए। खैर, स्कूल के पहले हफ्ते में यह आम बात है। गतिविधियां अपने प्रोफेसर और अपने सहपाठियों को जानने के बारे में होती थीं और उसके बाद कक्षा जल्दी ही समाप्त हो जाती थी। लगता है आज हमारे पास कोई प्रोफेसर नहीं है, साइलेमन ने कहा, जो उसके पीछे बैठा था। हाँ, अभी चलें, एरियन ने सुझाव दिया। 10 मिनट और इंतजार करें तो क्या होगा? अगर प्रोफेसर नहीं आए तो हम चले जाएंगे, साइलेमन ने आगे झुककर अपनी योजना फुसफुसाते हुए कहा। एरियन ने प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। यह उचित लगा और ऐसा नहीं था कि थोड़ी देर और रुकने से उन्हें कोई खास नुकसान होने वाला था। इसके अलावा इससे उसे अपने नोट्स देखने और शायद अपने सहपाठियों से बातचीत करने के लिए कुछ और पल मिल गए, जिनमें से कई को उसने पिछले सत्र के बाद से नहीं देखा था।
10 मिनट धीरे धीरे बीतते गए। कई छात्रों ने एक दूसरे से अपना परिचय देने की पहल की, अपनी विषय वस्तु के बारे में बताया कि उन्होंने ये कोर्स क्यों चुना। एरियन ने खुद को कुछ बातचीत करते हुए पाया, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर टिकी रहीं। उसे उम्मीद थी कि प्रोफेसर किसी भी पल अंदर आ सकते हैं। आखिरकार तय किए गए 10 मिनट के आखिरी पल बीतते ही यह साफ हो गया कि आज कोई पढ़ाने नहीं आ रहा है। ठीक है, लगता है आज हमारे लिए छुट्टी का दिन है, फिशलेमन ने एरियन से कहा और अपना सामान समेटने लगे। अब कोई योजना है? एरियन ने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है मुझे जल्दी घर लौट जाना चाहिए, मुझे एक काम निपटाना है। काम? हाँ, तुम्हारा सोलर पैनल। यार तुम तो जीनियस हो, देश में मशहूर हो। खैर, तुम्हारा इतना दिमाग होना अच्छी बात है। एरियन ने बस हंसते हुए जवाब दिया। पता है एरियन, मुझे तुमसे थोड़ी जलन होती है, क्योंकि तुम्हारे आगे तो जिंदगी पड़ी है, जबकि मेरे पास, मैं तो बस एक छात्र हूँ जो सांख्यिकी भी पास नहीं कर सकता। अब मैं एक अनियमित छात्र हूँ। इस समय मेरा भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। एरियन ने साइलेमोन के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। अरे, अपने आप पर ज्यादा जोर मत दो। दरअसल मैं सोच रहा था, सोलर अटैक में मेरे साथ काम करके तुम्हें कैसा लगेगा? साइलेमोन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। आपके साथ काम करूं, लेकिन मुझे सोलर पैनल या बिजनेस चलाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। एरियन मुस्कुराया, उसका आत्मविश्वास अटल था। कोई बात नहीं, जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता था। काम करते हुए ही सब कुछ सीखने की बात है। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ऐसे हुनर हैं जो वाकई काम आ सकते हैं। मुझे अभी ठीक से पता नहीं है कि मैं कौन सा पद या भूमिका लूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम तुम्हारी प्रतिभा के अनुरूप कोई न कोई काम जरूर ढूंढ लेंगे। साइलेमोन एक पल के लिए चुप रहा, साफ तौर पर इस प्रस्ताव से हैरान। क्या तुम सच में ऐसा मौका दोगे? बिल्कुल, एरियन ने पुष्टि की। मैंने देखा है कि आप समस्याओं से कैसे निपटते हैं, यहाँ तक कि हमारी कक्षा की परियोजनाओं में भी। आपके सोचने का तरीका अनोखा है और यह मूल्यवान है। इसके अलावा सोलर अटैक अभी शुरुआती दौर में है और मुझे शुरुआती दौर और उसके बाद के दौर में मदद के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत हो सकती है। साइलेमन ने धीरे से सिर हिलाया। शुरुआती झटके के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह एक सुनहरा मौका है। अगर मैं कहूं कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं झूठ बोलूंगा। ये तो बस एक बड़ी छलांग है, समझ रहे हो? बेशक यह एक बड़ा फैसला है, लेकिन आप अकेले नहीं होंगे। मैं हर चीज में आपका मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहूंगा। हम कुछ बुनियादी प्रशिक्षण से शुरुआत करेंगे, आपको चीजें कैसे काम करती हैं ये समझाएंगे और फिर यह पता लगाएंगे कि आप कहां सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। लगता है आपने सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध कर लिया है, साइलेमोन ने प्रशंसा के भाव से कहा। हाँ, ऐसा ही लग रहा था। अब एरियन ने अपनी कलाई घड़ी पर फिर से नजर डाली और समय देखा। ठीक है, लगता है मुझे अभी जाना होगा ताकि कल की मीटिंग के लिए कुछ दस्तावेज जल्दी तैयार कर सकूं। लेकिन चलो इस हफ्ते बाद में मिलते हैं। हम बैठकर सोलर अटैक के बारे में तुम्हें जो कुछ भी जानना है उस पर चर्चा कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? साइलेमन अपने दिन के अचानक बदले रुख पर अभी भी कुछ अविश्वास में था। उसने उत्साह से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, शुक्रिया एरियन। 22 जनवरी 2024 श्रीमती एंटोनेट एस्टोलस के कार्यालय में एरियन और ब्रिजेट साथ साथ गलियारे में चल रहे थे। तो आप मुझे बता रहे हैं कि श्रीमती एस्टोलस की बेटी आपकी छात्रा है? मैं तो बस एक ट्यूटर हूं। आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे मैं उनका प्रोफेसर हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, एरियन ने कार्यालय के पास पहुंचते ही स्पष्ट किया। और हाँ, उन्हें अपने विषयों में कुछ अतिरिक्त मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूं। ब्रिजेट ने प्रभावित होकर सिर हिलाया। ये तो वाकई एक जुड़ाव है, और वह तुम्हारी ही उम्र की है, और जब तुमने मुझे तस्वीर दिखाई थी तब वह बहुत खूबसूरत थी। वह सचमुच है, इसमें कोई शक नहीं। क्या तुम्हें वह पसंद है? एरियन ने सिर हिलाया। अगर तुम यही पूछ रहे हो तो मैं उसके प्रति रोमांटिक रूप से आकर्षित महसूस नहीं करता। मेरा ध्यान पूरी तरह से पेशेवर है। जैसे ही वे श्रीमती एस्टोलस के कार्यालय पहुंचे, सचिव ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। श्री एरियन और सुश्री ब्रिजेट, श्रीमती एस्टोलस आपका इंतजार कर रही हैं। कृपया अंदर आ जाए। कार्यालय विशाल और सुंदर ढंग से सजाया गया था, जो श्रीमती एस्टोलस की सफलता और शैली का प्रमाण था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एंटोनेट अपनी मेज के पीछे से उठ खड़ी हुई। श्रीमती एंटोनेट एस्टोलस, मुझे आपका परिचय ब्रिजेट वॉन रीमान से कराने की अनुमति दीजिए। सुश्री वॉन रीमान, मैं एंटोनेट एस्टोलस हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई मैडम। ब्रिजेट ने अपना हाथ बढ़ाया, जिसे मिसेज एस्टोलस ने गर्मजोशी से मिलाया।
ये खुशी पूरी तरह से मेरी है, एंटोनेट ने कहा। परिचय होने के बाद एरियन बैठ गया, ब्रिजेट भी उसके पीछे बैठ गई। ठीक है, चलिए सबकी पसंदीदा बात से बात शुरू करते हैं। मेरी कंपनी में 10% इक्विटी की राशि, एरियन ने बात शुरू की और दोनों महिलाओं ने उसकी बात ध्यान से सुनी। मुझे पूरा यकीन है कि आप सोलाराटेक के मूल्यांकन की गणना कर सकते हैं। मैं आप सभी को अपनी कंपनी में 10% इक्विटी के लिए $20 मिलियन की पेशकश कर रहा हूं। यह मूल्यांकन हमारी वर्तमान वित्तीय स्थिति, विकास पथ और भविष्य के अनुमानों पर आधारित है। एंटोनेट ने भौहें चढ़ाईं, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। ये तो बहुत बड़ा मूल्यांकन है। 20 मिलियन 10% शेयरों के बराबर है। 40 मिलियन 20% शेयरों के बराबर है, तो 100 इक्विटी के हिसाब से आपकी कंपनी का कुल मूल्यांकन यही होगा। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। एंटोनेट अपनी गणना पूरी कर पाती, उससे पहले ही ब्रिजेट ने झट से कहा, अगर हम एरियन के 10% शेयर के प्रस्ताव को $2 करोड़ में मान लें तो सोलाराटेक का मूल्यांकन $20 करोड़ होगा। तो आप इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? देखिए, मैं एक प्लॉट खरीदने वाला हूं जहां हम एक फैक्ट्री बना सकें, या फिर बस एक फैक्ट्री खरीदकर उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से पुनर्निर्मित कर सकें, एरियन ने कहा। मेरे पास पहले से ही एक विचार है।